तारीख को हम इस प्रोग्राम को खत्म करेंगे। तो हमने शुरुआत में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में वी लर्नड अ लॉट अबाउट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, और ये भी वी लर्न कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सबसे एसेंशियल कंपोनेंट है एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का। लेकिन हमने उसके जो फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है और कैसे मेडिकल प्रिंसिपल्स उसमें लगाए जाते हैं, हाउ द मेडिकल प्रिंसिपल्स वुड हेल्प द कोचेज एंड प्लेयर्स not only in preventing and avoidance of medical issues, but also would avoid faulty strength training. तो इसके बारे में हम आज बात करेंगे, और उसके लिए आज हमारे पास हैं डॉक्टर हंजबम वरुण शर्मा, जो कि एमडी हैं फिजियोलॉजी में, और इन्होंने ही हैज आल्सो डन 2 years of sports medicine post graduate diploma from our own NIS center in Patiala. He has been associated with karate, with archery, with a lot of other sports in Ranchi and in various other places. 3 years as resident doctor in All India Institute of Medical Sciences in Delhi, and he has been a topper all his life. Getting a senior residency in AIIMS itself is a indication that he has always been a top class student and a top class performer. तो आज हमारे को स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी और फिजियोलॉजी ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में बताने के लिए डॉक्टर शर्मा हैं। तो अब मैं और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और डॉक्टर शर्मा को माइक थमाता हूँ एंड स्क्रीन देता हूँ उनको कि वो हमें फिजियोलॉजी और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के बारे में कुछ बताएं। डॉक्टर शर्मा। यस सर, थैंक यू वेरी मच सर। गुड आफ्टरनून ऑल। सो आज हम थोड़ा सा फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट एज वेल एज मेडिकल एस्पेक्ट के बारे में, थोड़ा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में पता करेंगे। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड ऑल द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वो तो ऑलरेडी हो चुका है। सो मैं थोड़ा सा अलग यानी मोर टुवर्ड क्लिनिकल एस्पेक्ट मैं थोड़ा बात करेंगे। सो वी विल स्टार्ट दिस इज स्टार्ट करते हैं। I hope you guys are seeing my screen. Yeah, okay. So before starting this lecture, so my basically topic is regarding the physiology of strength training. Physiology of strength training in itself is a very vast topic, बहुत बड़ा topic है। मगर इसमें मैं only I will be selectively talking कुछ जो clinically importance है, जो applied aspect में important, क्योंकि it is a basically a research branch, so बहुत सारा theoretical भी हो सकता है, तो theoretical या थोड़ा हट के बेसिक जानने के बाद क्या क्या अप्लाइड एस्पेक्ट हो सकता है उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। सो वी आर गोइंग टू टॉक टू द बेसिक टू द क्लिनिक्स वेयर द अप्लाइड एस्पेक्ट्स देयर। सो ये मेरा ब्रीफ क्वालिफिकेशन है। स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज मेडिसिन डॉक्टर होने के साथ साथ मेडिकल एंड क्लिनिकल फिजियोलॉजिस्ट भी हूँ मैं, एंड आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज मेडिसिन राइट नाउ। सो वी विल स्टार्ट दिस थिंग। yeah, so strength training का जो concept है physiological strength training, it's also a part of the sports and exercise medicine. Sports and exercise medicine के it tells about the exercise medicine and the sports medicine branch. Sports medicine का ultimate aim जो है that is the optimization of performance with minimization of injury होता है। यानी हमको प्लेयर्स की परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करना है, साथ साथ उनके इंजरी या इलनेस को कम करना है। ये कैसे होगा? ये तभी हो पाएगा व्हेन यू आर एबल टू नो द बेसिक साइंस एज वेल एज उसका अप्लाइड एस्पेक्ट जानने के बाद हाउ द लेटेस्ट साइंटिफिक थ्योरीज रिगार्डिंग ऑल दिस थिंग, सो दैट वी आर एबल टू स्ट्रेस द फिजियोलॉजिकल लिमिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, क्योंकि ह्यूमन बॉडी के फिजियोलॉजिकल लिमिट को हमको स्ट्रेच करना है। इसीलिए स्पोर्ट्स मेडिसिन ब्रांच के हिसाब से ये फिजियोलॉजी ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट and as well as exercise medicine. एक्सरसाइज मेडिसिन ये हमारे इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक्सरसाइज मेडिसिन ये कंसेप्ट है, ये आया है एक्सरसाइज इज मेडिसिन, एक्सरसाइज खुद एक मेडिसिन है।
तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इतना सारा बढ़ गया है, इसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का बहुत ज्यादा महत्व रोल है। एंड क्योंकि जनरली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को नेग्लेक्ट किया जाता है, जनरली हम इंडोरेंस ट्रेनिंग के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर लेते हैं, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड इट इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ द फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस के एक इसेंशियल पार्ट है। So physical fitness, we already know that ये health and skill related माने regarding toward sports as well as health related, mostly toward exercise medicine। तो इसके जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से हमारे बॉडी कंपोजिशन से लेकर के मस्कुलर स्ट्रेंथ से लेकर के इंडोरेंस से लेकर के ये सब ऑप्टिमाइजेशन हो जाती है, इंप्रूवमेंट हो जाती है। और ये सब इसीलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन ऑर्डर टू रिड्यूस द मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी, यानी बीमारी एज वेल एज जो लंबे समय के लिए जीना है, दैट इज हेल्दी लाइफस्टाइल, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज वेल एज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फॉर्म द बेसिस ऑफ मेनी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। तो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस से रिलेटेड जितना भी फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स है, या एजिलिटी हो सकता है, डायरेक्शन चेंजिंग की कैपेसिटी, कोऑर्डिनेशन हो सकता है, बैलेंस हो सकता है, पावर हो सकता है, दिस आर ऑल फॉर्म द बेसिस ऑफ द स्ट्रेंथ। इसलिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब नाउ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अंदर घुसने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं ये सब टर्मिनोलॉजी जो है आई विल बी सब्सिक्वेंटली यूजिंग, मैं बाद में इस्तेमाल करूंगा। फॉर एग्जांपल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, हम सबको पता है कि मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन 3 प्रकार के होते हैं, आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक एंड आइसोकाइनेटिक। जैसे कि आइसोटोनिक में अगर मान लो कि ओरिजिन और इंसर्शन दोनों मसल्स का जो है अगर बीच में कंट्रैक्ट होते हुए आ गया तो उसको हम कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं। और इसेंट्रिक माने क्या होता है? इसेंट्रिक माने कंट्रैक्शन तो कर रहा है मगर ओरिजिन एंड इंसर्ट दोनों दूर जा रहा है, ठीक है। तो इसेंट्रिक एंड कॉन्ट्रैक्शन ये जानना क्यों जरूरी है? ये इसीलिए जानना जरूरी है क्योंकि वी विल बी सीइंग फ्रॉम द एज वेल एज प्री कंडीशनिंग एज वेल एज कंडीशनिंग एज वेल एज फॉर हाइपरट्रोफी एंड ऑल दिस, जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का जो बेसिक प्रिंसिपल है उसमें ये सब चीज इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जांपल के तौर पे इसेंट्रिक ट्रेनिंग है, इसेंट्रिक ट्रेनिंग इज वेरी मच नोन फॉर टू कॉज हाइपरट्रोफी, हाइपरट्रोफी के लिए ये बहुत इस्तेमाल करते हैं। जबकि और दूसरी बात, इसेंट्रिक ट्रेनिंग कॉजेस लॉट्स ऑफ फोर्स प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है जिसके कारण इंजरी होने का चांस होता है, डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस हो जाती है। तो ये सब चीज जो क्लिनिकल एस्पेक्ट है ये सब चीज जानना जरूरी है। एंड आइसोमेट्रिक माने जॉइन, अगर फिक्स जॉइन है, जॉइन मूवमेंट नहीं हो रहा है फिर भी आपका फोर्स कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, दैट इज आइसोमेट्रिक। ये हम जनरली रिहैबिलिटेशन में देते हैं। कोई प्लेयर्स अगर मान लो कि इंजरी हो गया है, जाना है, तो पहले हम आइसोमेट्रिक कराते हैं, फिर आइसोटोनिक में कॉन्सेंट्रिक, फिर लास्ट में इसेंट्रिक कराते हैं। फिर आइसोकाइनेटिक जो है हम जनरली रिसर्च पर्पस के लिए यूज होता है। ये एक पर्टिकुलर, ये जो साइट में हम दिख रहा है ये आइसोकाइनेटिक है, मशीन है जिससे हमको एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मसल्स का उसका स्ट्रेंथ है, दैट इज एट ए पर्टिकुलर एंगल। इसमें एंगुलर वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है, यानी मूवमेंट शुड बी एट ए पर्टिकुलर एंगुलर वेलोसिटी। तो ये सब चीज जो है रिसर्च के साथ साथ हम एडवांस ट्रेनिंग में एज वेल एज रिहेबिलिटेशन में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ हमको ये जानना भी जरूरी है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है कौन से एनर्जी सिस्टम को रोल करता है। एनर्जी सिस्टम क्यों जरूरी है? क्योंकि उसका अलग अलग ट्रेनिंग है। वी ऑल नो दैट, हम जैसे कि हमने प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो इट्स ऑलरेडी बीन कवर्ड, सो आई मस्ट, आप लोग थोड़ा बहुत नॉलेज थोड़ा बहुत जानते होंगे। तो प्रिंसिपल में देयर इज समथिंग नोन एज प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी। इट हैज टू बी स्पेसिफिक, यानी एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज का आउटकम है जिसको पाने के लिए हमको स्पेसिफिक देना पड़ेगा। तो ये जो स्पेसिफिक देना है, किस किस आधार पे स्पेसिफिक हो सकता है? वन ऑफ द बेसिस फॉर गिविंग स्पेसिफिसिटी is the energy supply of a particular exercise। जैसे कि हम देख कुछ अगर मान लो कि एक्सरसाइज जो है कुछ पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड से है, जैसे स्प्रिंट हुआ, एक्सप्लोसिव पावर, वर्टिकल जंप हुआ, तो ये सब चीज क्या है? दे आर डिपेंडेंट मोस्टली ऑन द एटीपी सिस्टम, है ना, एटीपी पीसीआर सिस्टम के डिपेंडेंट है। फिर उसके बाद आता है अनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस और लास्ट में एरोबिक सिस्टम आता है। तो हमारे जो इस टॉपिक से इंपॉर्टेंट ये है कि अनएरोबिक एज वेल एज अनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस एज वेल एज एटीपी पीसीआर जो है ये जनरली हम यूज करते हैं इन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में ये सब आपको पता ही होगा। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ इज द मैक्सिमम फोर्स जनरेटेड बाय अ पर्टिकुलर मसल्स न्यूरोमस्कुलर सिस्टम का एबिलिटी टू जनरेट ए मैक्सिमम फोर्स एट ए पर्टिकुलर पैटर्न एंड एट ए पर्टिकुलर वेलोसिटी, बिकॉज स्ट्रेंथ आल्सो डिपेंड अपॉन अलग अलग स्पीड और वेलोसिटी में भी डिपेंड करता है। इंडोरेंस का मतलब जानते हैं हम, इंडोरेंस माने क्या होता है? एबिलिटी टू डू रिपीटेड एक्सरसाइज, यानी सब मैक्सिमल हो सकता है, स्ट्रेंथ इंडोरेंस हो सकती है, यानी अगर आपको कॉन्ट्रैक्शन करने की लगातार सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन
प्रोडक्शन करने की क्षमता है ना, जिसको इंड्योरेंस कहते हैं। पावर में हम क्या करते हैं, पावर में दो कंपोनेंट आती है, क्या आती है, एक तो नंबर वन स्ट्रेंथ आता है, दैट इज फोर्स, दूसरा क्या है, वेलोसिटी आता है। वेलोसिटी इनटू दैट इज फोर्स इज द पावर, दैट इज रेट ऑफ द व्हाट वर्क डन। तो पावर माने पावर में दो कंपोनेंट आता है, और बाकी जैसे कि मसल एक्टिवेशन एंड रीएडुकेशन है, ये जनरली रिहेबिलिटेशन साइट में आता है। अब इसका अप्लाइड एस्पेक्ट क्या है, अप्लाइड एस्पेक्ट ये है कि ये पर्टिकुलर सिस्टम जो है, जैसे एटीपी पीसीआर हुआ, अनेरोबिक ग्लाइकोलाइसिस हुआ, ये सब चीज जो है आप अप्रोक्सीमेटली, अगर आप एक पर्टिकुलर प्लेयर्स का हार्ट रेट अगर आपने जान लिया, तो उस हार्ट रेट के हिसाब से हम पर्टिकुलर टारगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 90 to 100% ऑफ द एक पर्टिकुलर पर्सन का जो हार्ट रेट मैक्सिमम है, अगर उसमें हम एक्सरसाइज करेंगे मोस्टली, तो हम क्या करते हैं, वी आर टारगेटिंग एटीपी पीसीआर सिस्टम, ठीक है। तो ये सब चीज थोड़ा अप्लाइड एस्पेक्ट है, ये थोड़ा बेसिक है। तो ये जानने के बाद वी विल गो फर्दर टू अनदर बेसिक, दैट इज जैसे मैंने बताया था स्ट्रेंथ एंड इसेंट्रिक। इसेंट्रिक जो है हमारे स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज में इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। इसेंट्रिक जैसे कि मैंने 3-4 चीज बताया था, इसेंट्रिक माने मसल कॉन्ट्रैक्ट तो कर रही है मगर उसका ओरिजिन और इंसर्शन दूर जा रही है, यानी फोर्स जनरेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इसेंट्रिक ट्रेनिंग क्यों जरूरी है, बिकॉज इसेंट्रिक ट्रेनिंग फॉर्म द बेसिस ऑफ प्लायोमेट्रिक और स्ट्रेस एंड शॉर्टनिंग साइकिल्स। या स्ट्रेस एंड शॉर्टनिंग साइकिल माने अगर हमको कोई भी एक्सरसाइज करनी है जो कॉन्सेंट्रिक एक्सरसाइज है, अगर हम पहले इसेंट्रिक करने के बाद कॉन्सेंट्रिक करें तो हमारी जो आउटपुट है कॉन्सेंट्रिक वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, यानी परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट हो जाती है। तो इसीलिए इसेंट्रिक का जानना जरूरी है, ठीक है। तो इसेंट्रिक का तो हमको ये इंपॉर्टेंट है, इसेंट्रिक और कॉन्सेंट्रिक। कई बार क्या होता है कि हम मसल हाइपरट्रोफी के लिए जिम में ट्रेनिंग देते हैं, तो इसीलिए क्या होता है कि इसेंट्रिक कब टारगेट करना है, कॉन्सेंट्रिक कब टारगेट करना है, ये सवाल बहुत पूछते हैं। तो हम ये अप्रोक्सीमेट ग्राफ है, ये ग्राफ को आप पढ़ सके तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मैं समझा देता हूं कि इसेंट्रिक में क्या होता है कि फोर्स जो है ना, ये वेलोसिटी है और ये इसेंट्रिक पार्ट है, ये फोर्स है। तो देखो फॉर वेलोसिटी जितना जितना बढ़ जाता है तो क्या होगा, इसेंट्रिक में फोर्स उतना उतना बढ़ जाती है, ठीक है। देखिए ये देखो, ये इसेंट्रिक है, फोर्स बढ़ गई तो वेलोसिटी बढ़ गई। यानी अगर आपको इसेंट्रिक ट्रेनिंग में फोर्स ज्यादा चाहिए, आपको पर्टिकुलर वो जो मूवमेंट है आपको वो ज्यादा तेजी से करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये उसका बेसिस है। अगर कॉन्सेंट्रिक करना है तो मान लो कि मुझे कुछ सामान उठाना है, नीचे से उठाना है, तो क्या होगा, भारी सामान होगा तो मैं धीरे उठाऊंगा, ठीक है। अगर बहुत तेजी से उठाऊंगा तो क्या प्रॉब्लम है, बहुत तेजी से अगर उठाएंगे तो फोर्स में ज्यादा जनरेट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि फोर्स और वेलोसिटी दोनों इनवर्सली रिलेशनशिप है। ये जानना इसीलिए जरूरी है क्योंकि आपको इंजुरी से बचने के लिए, मान लो कि आपने एक उठाया, बहुत तेजी से उठा लिया, बहुत तेजी में तो आप फोर्स ज्यादा जनरेट नहीं कर पाएंगे, फिर भी आपने उठा लिया तो मसल स्ट्रेन हो सकती है, मसल टियर हो सकता है, लॉट ऑफ इंजुरीज हो सकती है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में क्या होता है कि इसेंट्रिक ट्रेनिंग में फोर्स ज्यादा प्रोड्यूस होता है, इसीलिए हाइपरट्रोफी भी होने का बहुत ज्यादा चांस होता है, क्योंकि मसल स्ट्रेस ज्यादा होती है, मसल एंड इंजुरी होने का वो ऑब्वियसली सवाल हो सकता है। डॉम्स, जिसको डॉम्स बोलते हैं, इसको हम डिलेड ऑनसेट ऑफ मसल सोनेस, यानी 1 से 2 दिन के बाद जो एक अनएकस्टम फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद हम जो पेन जो फील होती है ना, वो किस में ज्यादा होता है, इसेंट्रिक में ज्यादा होता है। तो इसेंट्रिक जो है ना एक डबल एज स्वॉर्ड है, अच्छा भी है बुरा भी है, ठीक है। तो ये जो है इसेंट्रिक जो है, जैसे कि मैंने बताया था, ये प्लायोमेट्रिक का बेसिस है। अब देखो ये तो थ्योरी हुआ, थ्योरी से अप्लाइड एस्पेक्ट में कैसे आया, अप्लाइड एस्पेक्ट में इस तरीके से आया कि प्लायोमेट्रिक जब हम करते हैं, प्लायोमेट्रिक माने मैंने क्या बताया था, प्लायोमेट्रिक हैज टू स्टार्ट विद इसेंट्रिक, पहले इसेंट्रिक होगा उसके बाद कॉन्सेंट्रिक होगा। अगर कॉन्सेंट्रिक होगा तो इसेंट्रिक करने के बाद होगा तो देयर विल बी इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ जंप से हम देख सकते हैं, ये तो सिंपल स्टैटिक स्क्वाट जंप है जिसमें कोई इसेंट्रिक कंपोनेंट नहीं है, स्टीर होने के बाद तुरंत जंप कर दिया। इसमें देखो काउंटर मूवमेंट जंप में क्या होता है कि नीचे जा रही है माने क्या, स्ट्रेचिंग ऑफ द क्वाड्रिसेप हो रही है, ठीक है। तो उसके बाद यानी इसेंट्रिक हो रही है, उसके बाद कॉन्सेंट्रिक करेंगे तो इसमें मूवमेंट ज्यादा होगा। यही प्रिंसिपल हम ये हाई जंप वगैरह में भी अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो दिस इज द फिजियोलॉजिकल बेसिस। तो फिजियोलॉजी जानने से यू विल बी नोइंग ऐसे कैसे हो रहा है, ठीक है। सो इट्स काइंड ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। सो इसके बाद अनदर बेसिक कंसेप्ट में हम जाते हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेंथ माने ताकत होती है, ठीक है। तो ताकत जो है हमारे ह्यूमन सिस्टम इज ऑल्सो ए बायोफिजिकल सिस्टम, ठीक है। तो आप थोड़ा सा फिजियोलॉजिकल मैकेनिक्स या बायोमैकेनिक्स बेसिक जानना जरूरी है। ये एक्चुअली हमने एक एम्स में एक रिसर्च किए थे,
जिसमें कस्टम मैंने हम लोग ने खुद बनाया था, जिसमें आप देख सकते हैं ये मैं ही हूँ। तो यहाँ पे ये फोर्स ट्रांसड्यूसर है और ये कंप्यूटर में कनेक्टेड है। यहाँ पे ईएमजी भी है, ईएमजी से हम मसल का एक्टिविटी जान सकते हैं। ठीक है, तो हम प्राइमरी पर्पस हम क्या कर रहे हैं, हम ये देखना चाह रहे हैं कि अलग अलग एंगल में क्या अलग अलग फोर्स होती है क्या। हाँ, तो ये पर्पस है। तो हमने ये मिला है कि एल्बो के अलग अलग एंगल में अलग अलग फोर्स होती है, यानी क्षमता, यानी एक 90 डिग्री में हमने सबसे ज्यादा फोर्स प्रोडक्शन का जो क्षमता है बाकी एंगल में नहीं है। ठीक है, तो ये जानना क्यों जरूरी है? ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ह्यूमन सिस्टम जो है अलग अलग लीवर के हिसाब से होता है। जैसे कि ये तो बाइसेप तो हमारे जो है ये 3rd क्लास है, फर्स्ट क्लास भी होता है, 2nd क्लास भी होता है। फर्स्ट क्लास किसमें होता है? फर्स्ट क्लास जैसे कि एक्सटेंशन, जैसे कि हम ट्राइसेप से सिंपल एक्सटेंशन करता है तो वो फर्स्ट क्लास के उसमें आता है। सेकेंड क्लास किस में होता है? सेकेंड क्लास माने हील का प्लांटर फ्लेक्शन करके हम जंप करते हैं तो उसमें आ सकती है। ठीक है, तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है? इसमें इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल आपने बाइसेप कर्ल किया, ठीक है, देखो मैं थ्योरी से प्रैक्टिकल की तरफ आ रहा हूं। ठीक है, तो थ्योरी जानने से आप प्रैक्टिकल क्या क्या एप्लीकेशन है, क्योंकि आपने बेसिस जान लिया तो यू कैन मॉडिफाई ऑल्सो, आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं विद इन ऑल द पैरामीटर। ठीक है, तो हमने क्या देखा, तो जो आइसोमेट्रिक फोर्स है वो एंगल डिपेंडेंट होते हैं। एक पर्टिकुलर एंगल में ज्यादा होता है, दूसरे एंगल में कम होता है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हमने अगर एक ही वजन, जैसे कि बाइसेप कर्ल ये बंदा है, इसमें देखिएगा, तो बाइसेप कर्ल में एक ही वजन को आपने उठाया तो बाइसेप का जो वजन तो एक ही है ना, यानी फिक्स है ना, 10 kg 20 kg 30 kg फिक्स है ना। बट मगर आपका फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर एंगल में 90 डिग्री में तो आपका मैक्सिमम फोर्स प्रोडक्शन होता है, यानी इसमें हो सकता है कि वो वेट इसमें कम पड़े, इसमें ज्यादा पड़े। व्हाई? क्यों? क्योंकि एक प्रिंसिपल आपको पता होगा कि प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव ओवरलोड है ना, यानी एक पर्टिकुलर मसल के एडाप्टेशन के लिए आप उस मसल के फिजियोलॉजी को चैलेंज करना पड़ेगा। तो चैलेंज करने के लिए यू हैव टू एडिक्वेट स्टिमुलाई देना पड़ेगा। हाँ, तो एक ही अगर एडिक्वेट स्टिमुलाई, यहाँ के एडिक्वेट स्टिमुलाई अलग होगा क्योंकि यहाँ पे फोर्स अलग है। ठीक है, और यहाँ पे अगर यहाँ पे हमने बहुत ज्यादा फोर्स दे दिया तो ये तो झेल लेगा, ये पार्ट तो नहीं झेल पाएगा, हो सकता है इंजुरी हो जाए। इसीलिए क्या होता है, कई बार हम वेट ज्यादा उठाते हैं तो हम पे पूरा रेंज ऑफ मोशन कर नहीं पाता है, पूरी तरह से रेंज ऑफ मोशन करने के बजाय कुछ कुछ रेंज ऑफ मोशन में रुक जाता है। जो पार्ट जिसमें मेहनत लगती है, जिसमें फोर्स ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाता, उसको बोलते हैं स्टिकिंग रीजन। ठीक है, तो ये जानना क्यों जरूरी, क्योंकि एडवांस सेक्शन में हम क्या क्या करते हैं, एक अलग अलग मशीन, जैसे कि आइसोकाइनेटिक मशीन हुआ, वेरिएबल रेजिस्टेंस मशीन हुआ, ऐसे ऐसे मशीन डेवलप करते हैं जिसमें एडिक्वेटली सब जगह पे हम लोड कर सकते हैं। ठीक है, ये तो एक सिंगल जॉइंट का हो गया। व्हाट अबाउट मल्टी जॉइंट एक्सरसाइज, जिसको स्ट्रक्चर एक्सरसाइज भी बोलते हैं। ठीक है, तो मल्टी जॉइंट एक्सरसाइज में क्या होता है कि इस तरीके का जो स्ट्रेंथ कर्व है, इस तरीके का कर्व है, ये दो प्रकार का देख सकते हैं। एक तो एसेंडिंग हो सकता है, डिसेंडिंग हो सकता है। एसेंडिंग का मतलब क्या होता है कि जब एक्सरसाइज का जब रेंज ऑफ मोशन यानी एक्सरसाइज का मूवमेंट जैसे जैसे बढ़ती है तो उसे वैसे वैसे आपका फोर्स ज्यादा प्रोड्यूस करने की क्षमता बढ़ जाती है। एग्जांपल के तौर पे बेंच प्रेस देखिए, नीचे में, ठीक है, आप देखो ये, ठीक है, तो ऐसे नीचे में कम फोर्स है, ऊपर में आप ज्यादा फोर्स कर सकते हैं। तो अगर आपने बेंच प्रेस को मॉडिफाई करके, है ना, मॉडिफाई करके हमने यहाँ पे ये टांग दिया, क्या चेन टांग दिया या रबर टांग दिया, उसका क्या बेसिस है? क्यों टांगते हैं? क्यों? दिस इज द फिजियोलॉजिकल बेसिस, यही बेसिस है। यानी आपने शुरू में क्या है, देखो चेन नीचे में हैंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है, वजन, वेट ऑफ द चेन इज सपोर्टेड बाय द ग्राउंड से सपोर्ट कर रहे हैं। मगर जैसे जैसे आपने लिफ्ट किया तो चेन हैंग होने लग गया ना, यानी चेन का वेट इसमें एडेड हो गया ना। तो इसका मतलब है जैसे जैसे आप मूवमेंट जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो इस पर्टिकुलर पार्ट में जहां पे आपके मसल का ज्यादा फोर्स प्रदर्शन का क्षमता है, वहां पे आप उसको एडिक्वेटली स्टिमुलेट कर सकते हैं, अगर आप इस तरीके से मॉडिफाई कर दे तो। यानी तो दिस इज द बेसिस। तो ऐसा जानने से यू कैन मॉडिफाई द एक्सरसाइज इन द सेम वे। जैसे कि कुछ एक्सरसाइज ऐसा है कि शुरू में हम फोर्स ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे कम हो सकता है। तो ये एग्जांपल के तौर पे जैसे एग्जांपल जैसे कि लेट्स पुल डाउन है, लेट्स पुल डाउन की क्या, शुरू में हम वेट ज्यादा खींच सकते हैं, ठीक है, मगर जैसे जैसे हम नीचे लाते हैं उतना उतना हम नहीं कर पाते हैं। तो ये सब चीज जो है, दिस इज बेसिस ऑफ द एक्सरसाइज ट्रेनिंग। बिकॉज अल्टीमेटली हमारा एम क्या है, हमारा एम तो मसल को एडिक्वेट फिजियोलॉजिकल स्टिमुलस देना है, तभी तो उसका डेवलपमेंट होगा। तो यानी ये प्रिंसिपल जानने से यू कैन मॉडिफाई, यू कैन कोई भी एक्सरसाइज को आप मॉडिफाई करके आप अपने हिसाब से बना सकता है। नाउ यही चीज को हम थोड़ा सा ये बेसिक जानने के बाद लेट्स गो इनटू द फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन। होता क्या है,
स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होने से हमको मतलब फायदा क्या है, इससे क्या होता है, ठीक है। तो ये एक थियोरेटिकल बहुत वास्ट टॉपिक है, इसलिए मैं ज्यादा टच नहीं करूंगा, ठीक है। बट आई विल बी हैप्पी इफ यू गाइस आंसर क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो मैं जरूर वो करूंगा, मगर क्योंकि आई विल बी टॉकिंग मोर अबाउट द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, ठीक है। तो एडाप्टेशन क्या होता है, गेन स्ट्रेंथ में इंप्रूवमेंट हो सकता है, पावर में हो सकता है, इंड्योरेंस हो सकता है, इट मे बी बिकॉज ऑफ न्यूरल एडाप्टेशन। देखो क्या होता है कि शुरू शुरू में जब हम एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग चालू करते हैं, तो स्ट्रेंथ जो है पहले का 2 to 2.5 मंथ जो है, इट इज प्योरली बिकॉज ऑफ द न्यूरल एडाप्ट। दो चीजें हैं, जैसे कि पंखा चलती है, पंखा इसीलिए चलती है क्योंकि करंट जा रही है ना, तो दो चीजें, पंखा मसल है, करंट जो है इट इज अ न्यूरल सिस्टम। तो दोनों है, स्ट्रेंथ इज बिकॉज ऑफ द टू कंपोनेंट, न्यूरल एज वेल एज मस्कुलर कंपोनेंट, ठीक है। तो न्यूरल कंपोनेंट का पहला रोल आता है जब हम शुरू शुरू में एक्सरसाइज करते हैं, वो 2 to 2.5 मंथ्स तक आता है। उसके बाद धीरे धीरे मसल का कंपोनेंट आता है। मसल क्या हो सकता है, मसल हाइपरट्रोफी बढ़ जाती है, जिस साइज में बढ़ना को हाइपरट्रोफी बोलते हैं। इनफैक्ट मसल का हाइपरप्लेजिया हो सकता है ना। हाइपरप्लेजिया का मतलब क्या होता है, मसल का नंबर भी बढ़ जाता है, ठीक है। और कई बार हम जो ये बेसिक नॉलेज, पुराने जमाने में हम ये बोलते थे कि अलग अलग फाइबर टाइप होते हैं, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि यू गाइस मस्ट बी नोइंग कि टाइप 1 फाइबर, टाइप 2 फाइबर है ना, ठीक है। ये सब होता है कि एक जेनेटिकली डिटरमिन होती है, एक बार हो गया तो ट्रेनिंग ट्राई में देखो जेनेटिकली डिटरमिन होता ही होता है, फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि आप पैदा हो गया कम प्रोडक्शन होती है, ठीक है, जिसमें इंड्योरेंस ज्यादा करना होता है, उसमें टाइप 1 फाइबर आता है, जिसको साइज प्रिंसिपल बोलते हैं, हैंडमैन ने दिया था, ठीक है। तो ये सब कंसेप्ट जो है, इसमें ट्रांजिशन, थोड़ा बहुत ट्रांजिशन हो सकता है। टाइप 2x माने बहुत ज्यादा हाई इंटेंस एक्सरसाइज में टाइप 2x होता है, जो टाइप 2a में कन्वर्ट हो सकती है। यानी एडाप्टेशन जो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का, इट इज इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो हम इसको देखने के लिए हमने एक 2018 में एक पेपर पब्लिश किए थे, जर्नल ऑफ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग में। 6 वीक ऑफ स्ट्रेंथ एंड एजिलिटी, ये सब ट्रेनिंग देने से क्या होता है, बॉडी कंपोजिशन में कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स जो है क्या क्या चेंजेस होता है, तो उसमें वी फाइंड ऑल द गुड इफेक्ट, जैसे कि बॉडी कंपोजिशन जैसे कि हमको चाहिए, यानी लीन बॉडी मास हमको ज्यादा चाहिए, फैट कम चाहिए, सो दैट द पावर टू वेट रेशियो बढ़ जाए। कार्डियोवास्कुलर एडाप्टेशन जो है अच्छी चीजें हैं। बाकी फिजियोलॉजिकल पैरामीटर, ये सब फिजिकल पैरामीटर, बट ऑल्सो फॉर द क्लिनिकल एस्पेक्ट। ठीक है कि स्पोर्ट्स इंजरी को प्रिवेंशन रोल, देखो इस तरीके की कंडीशनिंग या रिहेबिलिटेशन, एवरीथिंग हैज टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ द स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ठीक है। तो ये सब चीज जानने के बाद लेट्स गो फर्दर इनटू द डिफरेंट एस्पेक्ट of the exercise training. थोड़ा बेसिक, क्योंकि we have already touched upon this topic, previous expert ने already explain कर चुका है, so मैं थोड़ा सा जो important part है उसी को highlight करूंगा, ठीक है। एक हम लोग ने एक प्रोड्यूस किया था, यूजीसी ने किया था, दैट इज नोन एज स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी के ऊपर एक लिखा था, इट इज ऑलरेडी पब्लिश्ड हियर, यू गाइस कैन गो एंड पूरा डिटेल आप वहां से पढ़ सकते हैं। मैं थोड़ा बस ले रहा हूं। तो दिस इज द एक्सरसाइज ग्रेडिंग। एक्सरसाइज ग्रेडिंग में आरएम के हिसाब से होता है, जैसे कि प्रीवियस में किसी ने पूछा था कि आरएम क्या होता है। 1 आरएम, एक यानी एक ही बार, 1 आरएम एक ही बार उठा सकते हो प्रॉपर फॉर्म से, वही तो आरएम है, 1 आरएम। यानी अगर मेरा वही कम होगा 5 आरएम, 5 बार मैं उठा सकता हूँ, 5 बार उठाने के लिए कम होना पड़ेगा ना। तो दैट इज द बेसिस, यानी जितना आप आरएम का नंबर बढ़ाते जाते हो उतना इंटेंसिटी कम हो जाती है। ये थोड़ा सा बहुत कंफ्यूज होते हैं, मुझसे बहुत बार पूछे हैं, इसलिए मैं सोचा कि चलो थोड़ा कर देते हैं। तो 1 आरएम के हिसाब से यू कैन एक्सप्लेन, तो अलग अलग जैसे कि 30% से कम है, तो ये सब जो है परसेंटेज के हिसाब से है, तो माइल्ड मॉडरेट सीवियर यू कैन क्लासिफाई, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक्सरसाइज ग्रेडिंग कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज ग्रेडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी में हम जाएंगे नेक्स्ट बार में। प्रिंसिपल स्पेसिफिसिटी हम देखेंगे कि कैसे है। अब जैसे कि हमने
जैसे कि मैंने अभी बताया कि 1 RM जो है 100% एक, यानी एक RM जो है उसमें आप रिपीटेशन एक ही बार रिपीटेशन कर सकते हो, है। तो ये एक 4 टाइप का for example, if I want to lift a particular weight at 85% of 1 RM, that means I may be able to lift that up to 6 rep. मैंने एक सेट में 6 rep तक मैं उठा सकता हूँ. I will be able to do the lifting up to 6 times. तो ये ठीक है. तो ये चीज है. तो हम इसमें हम ये देख सकते हैं देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप. जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ती है उतना उतना रिपीटेशन कम हो जाती है. ठीक है. तो यानी व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज इम्पोर्टेंट इसीलिए है बिकॉज मसल फिटनेस का 3 मेजर कंपोनेंट है. नंबर 1 इज स्ट्रेंथ, नंबर 2 इज एंड्योरेंस, नंबर 3 इज पावर. तो अलग अलग चीज का अलग अलग ट्रेनिंग का स्टिमुलस यू हैव टू गिव. दैट्स व्हाई यू हैव टू नो ऑल दिस बेसिक प्रिंसिपल. जैसे कि हमने प्रीवियसली वी हैव ऑलरेडी सीन दिस वन दैट if we do at a very high intensity, we may not be able to fully do the exercise for all RM. क्यों? Why? Because of the sticking reason. Because I have already explained that throughout the range of motion, certain part of range of motion is there where your capacity of force production is very limited. ठीक है. तो इसीलिए एक्सरसाइज अब आप करते समय एक्सरसाइज डिमांड. Okay. So by going after this, you should know about the sequence of the exercise. कौन सा एक्सरसाइज पहले क्या करना चाहिए, कौन सा एक्सरसाइज बाद में करना चाहिए. ठीक है. तो बाद में ये प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अंदर में ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं. इसका मैं थोड़ा सा अप्लाइड एस्पेक्ट बताऊंगा. आई विल टेल यू regarding the applied aspect of this one. So अलग अलग exercise, for example, inside which you can see here in this sequence, if we go like this, ठीक है, tricep curl किया, then उसके बाद tricep extension किया. In this way if we do exercise, but what will happen if you reverse the exercise? It is done in this way, and if you reverse the response, and if you do first tricep extension, then you do step curl, then you go like this, and at the last if you do bench press, अगर आखिरी में आप bench press करेंगे तो उसका repetition कम हो जाएगी. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पहले जब आप एक्सरसाइज ट्रेनिंग करते हैं तो सबसे पहले generally from the classical point of view we always focus on the bigger, that is structural exercise. Structural exercise which involve multi joint exercise, उसको हम पहले देते हैं, है ना. देन उसके नहीं तो आप बाद में नहीं कर पाएंगे. बाद में देखो रिपीटेशन कम हो गई ना, you are not able to do it. So this is the basis of the sequence. Why? Because of the fatigue is there and all other stuff are there, but there is something known as pre-exhaustion. देखो इसमें एक ये जो this principle of pre-exhaustion violate this principle of the sequence जो हमने जो classically है. And also in case of the warm up also, warm up में हम कौन सा exercise करते हैं? multi joint exercise थोड़ी करते हैं warm up में. तो warm up में क्या करते हो? warm up में simple joint exercise करते हैं. fatigue नहीं होना चाहिए. ठीक है. Without fatigue we are doing simple joint exercise at a very mild to moderate intensity.
ठीक है, तो उसके बाद हम प्री एग्जॉशन करते हैं, ठीक है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द एक्सरसाइज सीक्वेंस व्हिच आई वांट टू हाईलाइट। Now, after going to the exercise sequence, now this is the common guideline. बहुत सारा common guideline है. So ultimately common guideline अलग-अलग association ने दिया है. This is NSCA ने दिया था, National Strength and Conditioning Association, widely followed. ACSM ने भी दिया है, अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन हैव आल्सो गिवन। बट ये सब तो ठीक है, ये सब तो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल है। आपको व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज यू डोंट हैव टू अप्लाई all this thing to all person. You have to follow the principle of the individuality. Each individual has a different potential, ठीक है। It's just a rough guide. तो ultimately आप ये सब चीज से आपको क्या समझ में आता है? देखो, इस सब से ये समझ में आता है, if you are doing higher percentage of RM, that means if you are going toward the 100% of the RM, then you are able to less rep and you are targeting the strength, ठीक है। एंड ऑपोजिट हैपन इन केस ऑफ द इंड्योरेंस। इंड्योरेंस में क्या होता है? इंड्योरेंस में योर प्रिंसिपल इज टुवर्ड द मोर रिपीटेशन पर सेट, ठीक है। और मोर रिपीटेशन होगा तो क्या होगा? यू हैव टू रिड्यूस द लोड, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू डू इट और इंजुरी में हैपन, ठीक है। एंड अनदर इज द रेस्ट इंटरवल शुड बी वेरी लेस। व्हाई व्हाट इज द फिजियोलॉजिकल बेसिस? ऐसे क्यों होता है? ये तो आप सबको पता है, मगर क्यों ऐसे क्यों? The physiological basis is we have to selectively target that particular component. SAID, selective adapt. Again, we have lost your voice. So, can I, sir, is there? Yes, Yeah, it's okay now. Okay, sir. So sorry. ठीक है. So where was I? So that means what I want to say is the endurance training. Endurance, if we want to, endurance माने cardiovascular endurance नहीं. Here, this is not cardiovascular endurance. This is muscular endurance. ठीक है. So if you want to target a muscular endurance, there is capacity to do repetition, more repetition at submaximal or maximal. Then you have to increase number of reps as well as so that, and you have to reduce the load. ठीक है, and load reduction of the load, and also rest interval has to be very minimum. The primary aim here is you want to induce fatigue. Why? Because you No, we can't hear you. It change again. I don't know what is happening. Can you hear? Say again. No, we cannot hear you. Can you hear me, sir? Yeah, now I can hear you. Okay. No, it's again gone. Sir, can you hear me? Yes, we can hear you now. Okay, ठीक है। So strength में हमको क्या करना है? लोड कम करना है, and rest interval has to be given maximum. Why? Because we want to reduce the fatigue. ठीक है, फैटिक को रिड्यूस करना है, ठीक है। और इसमें क्या, फैटिक को रेजिस्ट करना है, फैटिक को इंड्यूस। Again, there is some problem with the mic. If you use the normal computer audio only and not use the headphone. Sir, are you able to hear, sir? Now I am able to hear you. Okay, ठीक है। Okay, ठीक है। We can hear you first class. Okay, thank you, sir. So this is the way, and also the American College of Sports Medicine has given all this guideline, but the principle remains the same. In the strength, rest interval has to be there, fatigue has to be reduced. In the endurance, you have to induce the fatigue because you want to target the component of that particular thing so that the adaptation becomes the endurance one. Okay? So this is the principle. This is the physiological behind. Okay. So after going all this thing, बच्चों में कैसे? What about the children and the adolescents? See, again, this is a classic guideline. Why
dive thus upon this subject is because many a times people ask कि ऐसे करने से क्या क्या करते हैं, ठीक है? The problem with the adult children is younger children is they are growing, the bones are growing. Then at the end of the bone there is something known as a growth plate. If the fear is if some injury is happening to the growth plate, then क्या होगा? Retarded growth हो सकता है, stunted growth हो सकती है. So this fear is there. Because of this fear, many people are very much afraid of doing strength training to the adults. But one important thing which you have to remember is if you are focusing on the technique, the proper execution, the proper way, as long as you're sticking to the proper technique and you are following the general guideline, then you will be able to give the training without any kind of the injury. Suppose in case of the less than 7 years, our primary aim is to teach the basic पढ़ाइए, टेक्निक पढ़ाइए, टेक्निक सिखाइए उनको, है ना, और वॉल्यूम बहुत ही कम रखना है, ठीक है. और एडल्ट जो प्रोग्राम है अब 16 इयर्स, मोर देन 16 इयर्स में एडल्ट प्रोग्राम हम लोग एडल्ट प्रोग्राम में आते हैं, ठीक है. तो दिस इज जस्ट ए बेसिक गाइडलाइन, ठीक है. अगर मान लो कि इफ वी फोकस टू मच ऑन द वॉल्यूम में बहुत ज्यादा हो गया तो क्या होगा? देयर में भी इशू क्या क्या हो सकती है? फॉर एग्जांपल के तौर पे इन द नी, नीचे पतेला जो बोन है नी, उसके जस्ट नीचे में जहाँ पे इंसर्शन होते हैं, इसको टिबियल ट्यूबरोसिटी बोलते हैं, ठीक है. यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉमन है, बच्चों में बहुत कॉमन है. इसको ऑस्गट स्क्लैटर लीजन बोलते हैं. इसका दूसरा साइंटिफिक नाम जो है ऑस्टोकॉन्ड्राइटिस है, ठीक है. तो यहाँ पे जहाँ पे ग्रोथ प्लेट का वहाँ पे है, वहाँ पे इंसर्शनल एपोसाइटिस या इन्फ्लेमेशन हो सकती है. And all these things is happening because you are focusing too much on the volume. So the principle is always reduce the volume and intensity. You should also reduce. The most important thing is you have to give importance on the technique. Clear? So in the same way, the technique, proper technique, you have also to give in the adult also. Example के तौर पे हम इसको इस स्लाइड को देखते हैं. इसको हम देखते हैं कि कई बार बोलते हैं कि कोचेस लोग बोलते हैं, कई बार जिम वाले बोलते हैं कि आपके जो स्क्वाटिंग में है ना, स्क्वाटिंग में आपके नी जो है टो से ज्यादा नहीं जाना चाहिए. अरे भाई क्यों नहीं जाना चाहिए? उन लोग बोलते हैं कि नहीं, नी में बहुत लोड हो जाएगा, नी में इंजुरी हो जाएगी. व्हाट इज द फिजियोलॉजी ऑफ दैट? उसका बेसिस क्या है? उसका बेसिस ये है कि जब हम जैसे कि इसमें हम देख सकते हैं, इसमें पैरेलल स्क्वाट कर रहे हैं और एक में पैरेलल स्क्वाट नी को बियॉन्ड द टो करने से प्रिवेंट कर दिया है और एक को नी तो के मतलब नी इज अलाउड टू गो बियॉन्ड द टो, ठीक है. तो इसमें दोनों में क्या चेंजेस मिला? इसमें चेंजेस मिला कि यस इंडीड इफ यू अलाउ द नी to go beyond the toe, then there is some pressure is there in the knee joint. But the problem is if you restrict it too much, अगर बहुत ज़्यादा restrict करोगे तो जो भी प्रेशर है, द प्रेशर शिफ्ट है टू द बैक साइड में, आपके बैक में और हिप जॉइंट में प्रॉब्लम हो सकती है. इसीलिए यू हैव टू फॉलो द प्रॉपर टेक्निक, ठीक है. तो प्रॉपर टेक्निक आप देख सकते हैं. प्रॉपर टेक्निक में एग्जांपल, वन ऑफ अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन इशू व्हिच वी फेस इन द जिम इज नोन एज द बट विंग. यू मस्ट बी नोइंग बट विंग क्या होता है. Butt wing is at the end of the squat. You can see here at end में क्या, तो थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा इंटरनल, हाँ, तो पेल्विस का क्या होता है? पोस्टीरियर टिल्टिंग ऑफ पेल्विस, पीछे की तरफ जा रही है ना पेल्विस, देखिए, एंड पेल्विस जा रही है. इट मे बी बिकॉज ऑफ क्या हो सकते हैं? इट मे बी बिकॉज, एंड दिस इज रॉन्ग, बिकॉज द प्रेशर मे बी देयर एंड इट मे कॉजेस इंजुरी ऑल्सो. तो यू हैव टू फोकस, यहाँ पे देखिए, यू हैव टू फोकस ऑन द गुड एंकल मोबिलिटी. एंकल को डोर्सिफ्लेक्शन एक्सरसाइज अच्छे से करेंगे एंड ऑल्सो द स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ऑफ द हैमस्ट्रिंग. देखिए हैमस्ट्रिंग का भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे, देन यू विल बी एबल टू फॉलो द प्रॉपर टेक्निक, ठीक है. तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं व्हिच यू मस्ट बी नोइंग एंड यू मस्ट नो एक्चुअली, यू मस्ट नो, अदरवाइज इंजुरी में हैपन. प्रॉपर टेक्निक इज वेरी इंपॉर्टेंट. इन द सेम वे there is something known as good morning squat. Good morning squat में क्या होता है? देखिए good morning squat, what is happening is, see, the person is lifting the hip joint, है, हिप जॉइंट ज्यादा लिफ्ट कर रहा है ना, इंस्टेड ऑफ हिज चेस्ट. नॉर्मली क्या होता है? चेस्ट टू गो अप, ठीक है. अब ऐसा करने से क्या होता है? टू मच प्रेशर में बी देयर एट द बैक, लोअर बैक में टू मच प्रेशर हो सकता है एंड इंजुरी में आल्सो हैपन. So that's why you as a coach have to know all this technique and what is the basis of that, and regarding that you have to ready to do the rectification. क्या क्या करना चाहिए, ये सब चीज आपको आना चाहिए, ठीक है. तो that's why stretching is important. इसमें देखिए hamstring का कितना ज्यादा important है. तो थोड़ा सा let's talk about stretching and flexibility. What is the physiology behind it?
when I was working as a sports medicine doctor here at SciNRC, we have compiled a small book on flexibility and stretching, thanks to our Kosana sir and our director sir. We have compiled it. So here इसमें आप stretching का different आप मिल जाएगा. You will be able to see. You can soft copy is available there. But the thing is, stretching करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? There is some myth is there. Whether you should do stretching before exercise or after the exercise, and what is the physiology behind it, उसका reason क्या है, कैसे करना चाहिए. देखिए, सबसे important जो important aspect है, मैंने पढ़ाया था plyometric के basis क्या है stretch shortening cycle, stretch किया then shortening cycle. Now this stretch and shortening cycle depends upon many factors which include the stiffness also. अगर आपने static stretching यानी लंबे समय के लिए आपने stretching करके, for example more than 60 second के लिए, if you hold it, if you stretch it, then that is known as static stretching. There are 3 type of stretching you must be knowing. क्या क्या होता है? Number 1 static stretching होता है, dynamic stretching होता है, and PNF stretching होता है. So I will not be going into details, so we can do in question answer session. So the static stretching, the importance of the static stretching is some of the research says that if you maintain the stretching for more than 60 seconds, it may have negative impacts on the, कौन से negative impact हो सकता है, on those exercise which require power, sprint power जो है ना, short duration में force production में depend करने वाला कोई भी exercise उसमें it may have negative effect. So you should be careful if you are planning to do static stretching that is also high intensity, long haul, just before doing your sprint, what you call the power sports. ठीक है? Instead you can do just after the exercise के बाद करेंगे तो ज्यादा अच्छा है. ठीक है? क्योंकि stretching और performance का जो role है वो inverted U होता है. एक particular बहुत ज्यादा भी ठीक नहीं है. Too much, too less is also not good. Too much is also not good. So you have to know all this thing basis. यही सब basis जानेंगे तभी तो you will be able to design a practical oriented and a very useful exercise program. ठीक है? तो again, let's going toward the proper technique. What is the physiological behind? कि ऐसा technique हम क्यों बोलते हैं कि कमर को सीधा रखिए, chest should be out, ठीक है? All this stuff. Why? Because if you want to know in this thing, you have to dig into the physiology of the what you call disc pressure as well as the intervertebral जो pressure है उसके बारे में जानना जरूरी है. For example, standing, if you see this graph, if standing को 100% मान लेते हैं, let's assume this as the pressure at your back, and the pressure at your back is maximum if you laying down. अगर आप circular करेंगे and with holding a weight, it is 270. ठीक है? तो इसका मतलब है if you are not able to do proper technique, that's why proper technique is important. Suppose this is a good technique here, that is back important है. देखो इसमें बैक भी wall हो गया. अगर if this person is अगर squat करेंगे, deep squat करेंगे तो उसमें butt wing भी हो जाएगा, है ना? Butt wing also be present. So in case of this rounded back, the fear is because of the one-sided pressure इतना ज़्यादा हो सकता है कि इसमें causes disc to disc problem कर सकती है, जो पीछे behind the nerve may be impinged, it may be there, but this is too much idealistic, it is too much robotic. Human body में ऐसा होता नहीं है. Human body में there are so many different factors also come into play, but this is a proper guide. So this is the basis of why you have to do this type of exercise in this particular proper way. ठीक है? So इसके अगर आपको बैक को सपोर्ट करना है तो एक पर्टिकुलर एक प्रिंसिपल आपको जानना जरूरी है. वो प्रिंसिपल है इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर एंड इंट्रा थोरेसिक प्रेशर. ठीक है? अब इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर एंड इंट्रा थोरेसिक प्रेशर जो है ये क्या है, आपकी स्पाइन को व्हेन यू आर होल्डिंग टू मच वेट, अगर आप बहुत ज्यादा वेट उठाएंगे तो वो चीज आपके स्पाइन को सपोर्ट करने में, ब्रेसिंग ऑफ द स्पाइनल ब्रेसिंग बोलते हैं. ठीक है? तो स्पाइनल ब्रेस करने में इट हेल्प्स इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इट. एग्जाम्पल के तौर पे इफ यू वेयर द एब्डोमिनल बेल्ट अगर वेयर करेंगे तो इसमें देख सकते हैं कि इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाती है. एंड अगर इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बहुत ज्यादा है then you will be able to support your back very nicely. So in what way can we modify it? We can modify by using the abdominal contract. That's why core stability and the core lumbo pelvo sacral all stability exercise, hip stability exercise is so much important. ठीक है? So abdominal this exercise is important as well as breath holding and lifting bell. Different lifting bells are available. This is the physiology behind.
ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली यू वांट टू प्रोटेक्ट योर बैक, ठीक है। अब देखो ब्रेथ होल्डिंग के बारे में आई वांट टू टच अ लिटिल बिट। व्हाई ब्रेथ होल्डिंग इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज देयर आर टू मिसकंसेप्शन इज देयर। ब्रेथ कैसे होना चाहिए, ब्रीदिंग कैसे होना चाहिए, व्हाई ब्रीदिंग शुड बी, व्हाट इज द बेसिस, व्हाट इज द फिजियोलॉजी ऑफ दैट, ठीक है। अब दिस इज अ पॉपुलर ब्रीदिंग टेक्निक, जैसे कि इफ यू स्क्वाटिंग में इफ यू गो डाउन देन यू इनहेल इट, then if you go down then you hold it। hold करने से क्या होता है, you will be increasing your intra abdominal pressure which will support your spine, then you will be able to lift the weight, lift high, then you exhale। so this is the proper way of breathing technique, but there are so many different type of breathing also। no hard and fast rule, you must remember the principle of individuality, ठीक है। another point which you must know is the Valsalva maneuver and breath holding। breath holding and Valsalva maneuver is also important। अगर ब्रेड होल्डिंग आपने ठीक से नहीं किया है, सो देयर मे बी सो मच कॉम्प्लिकेशन में भी देयर है। एग्जांपल के तौर पे इफ यू होल्ड टू मच ब्रेड देन क्या क्या होगा, देन यू नो ब्लीडिंग में हैपेंस और यू मे पास आउट। आप पास आउट हो सकते हैं, आपने वेट उठाया डाल दिया, देन यू मे पास आउट, आफ्टर सम टाइम यू विल कोलैप्स, ठीक है। एंड और यू मे प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, वॉमिट हो सकती है। तो यानी प्रॉपर टेक्निक आप नहीं जानने से सो मेनी मेडिकल प्रॉब्लम में भी देयर है। स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर और एन एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट और कोच शुड नो व्हाट इज द फिजियोलॉजी ऑफ बिहाइंड। उसके फिजियोलॉजी जानने के लिए आपको मैं यहाँ पे ग्राफ दिखाना चाहूंगा। ये एम्स में ये रिकॉर्डिंग किया गया था, इन एम्स AFT ऑटोनॉमिक फंक्शन लैब का रिकॉर्डिंग, एक्चुअल रिकॉर्डिंग है ये। तो ये ब्लड प्रेशर रिकॉर्डिंग है और यहाँ पे ब्रेड होल्डिंग आपने चालू किया जिसको वाल्साल्वा मैन्यूवर बोलते हैं, यहाँ पे स्टॉप किया। सो आपने इमीडिएटली व्हेन यू होल्ड योर ब्रेथ, ठीक है, क्या होता है, जो बीपी फटाक से बढ़ जाती है, इसको फेस 1 बोलते हैं, ठीक है। तो बीपी इतना ज्यादा बढ़ जाता है तो क्या हो कि मे बी सम माइन्यूट वेसल्स जो लिटल्स एरिया है वगैरह उसमें रप्चर होने के चांसेस होता है, कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स या कार्डियोवास्कुलर एक्सीडेंट होने के चांस होता है अगर प्रॉपर्ली नहीं किया तो प्रॉपर टेक्निक इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड इफ यू कंटिन्यू टू होल्डिंग वेट तो क्या होगा, बीपी रिलेटिवली कम हो जाता है। एंड आपने ब्रेड होल्डिंग फटाक से छोड़ दिया, वाल्साल्वा एकदम फटाक से छोड़ दिया तो क्या, बीपी विल इमीडिएटली फॉल। बीपी एकदम से फटाक से, इसको फेज 3 कहते हैं, ठीक है, इमीडिएटली फॉल होगा तो क्या होगा, ब्रेन को ब्लड चाहिए है ना। ब्लड कहाँ से मिले, मीन आर्टेरियल प्रेशर से मिलेगा। मीन आर्टेरियल प्रेशर फॉल हो गिर गया, ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा, क्या होगा, आप फटाक से बेहोश हो गया, है ना। बेहोश हो गया, हियर यू कैन सी, आपने तुरंत छोड़ दिया, बीपी फटाक से गिरा फेज 3 में, आदमी यहाँ पे बेहोश हो गया। और अगर आपकी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इतना ज्यादा हो गया है कि आपके स्टमक को कंप्रेस कर गया है ना, तो क्या होगा, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग हो सकती है, वॉमिटिंग। एंड सो ये सब चीज है, दिस इज द फिजियोलॉजी बिहाइंड। इसको आपको टेक्निक क्यों करना चाहिए, ऐसा करना क्यों चाहिए। सो ब्रेड होल्डिंग एंड वाल्साल्वा इज अ डबल एज स्वॉर्ड। It's very important in order to provide your spinal stability, but it also causes lots of limitations. So you as a coach have to know all these things. ठीक है? So after that, let's talk about relatively recent topic. थोड़ा सा recent topic के बारे में थोड़ा deal करते हैं regarding like अच्छा, one thing, if sound अगर break होता है तो आप मुझे बता दीजिएगा क्योंकि I am not able to know it. ठीक है? तो लेट्स टॉक अबाउट कंकरेंट ट्रेनिंग, ओके। अब कंकरेंट ट्रेनिंग क्या होता है, जब हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, हमने क्या बोला था, प्रिंसिपल ऑफ द स्पेसिफिसिटी। अगर आपको स्ट्रेंथ टारगेट करना है तो यू हैव टू डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अगर आपको इंड्योरेंस करना है तो यू हैव टू डू इंड्योरेंस ट्रेनिंग। अगर मान लो कंबाइन करना तो क्या होगा, दैट इज व्हेन यू कंबाइन बोथ, दैट इज नोन एज कंकरेंट ट्रेनिंग। और क्योंकि उनका बायोकेमिकल बेसिस, उनका जो मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म है, फिजियोलॉजिकल इंट्रासेलुलर मैसेंजर है, वो अलग अलग होता है। इसी जैसे कि क्या होता है कि जब आपको इंड्योरेंस करना है, VO2 मैक्स आपको बढ़ाना है, VO2 बढ़ाना है, एरोबिक कैपेसिटी बढ़ाना है, तो उसका जो सेकेंडरी मैसेंजर है, तो क्योंकि सेल तो क्या, सेल तो केमिकल्स देखता है, सेल ओनली नो द केमिकल। आपने एक्सरसाइज दिया, व्हिच इज अ फिजियोलॉजिकल स्टेट, इज कन्वर्टिंग टू सेकेंडरी मैसेंजर, सेल विल अडॉप्ट इट। तो सेकेंडरी मैसेंजर अलग अलग है दोनों का। अब रेसिस्टेंट जो एरोबिक ट्रेनिंग का जो सेकेंडरी मैसेंजर है वो AMPK काइनेस करके होता है, दैट इज एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेस। उसका एक प्रॉब्लम ये है कि वो जा करके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के सेकेंडरी मैसेंजर को इनहिबिट कर देता है। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का सेकेंडरी मैसेंजर क्या है, इसको mTOR बोलते हैं, है ना। ये सब नाम है, मैं बस आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। तो देयर इज
ममिलियन टारगेट और रेपामाइसिन बोलते हैं, इनहिबिट कर देता है। तो यानी आपने अगर आपका टारगेट है स्ट्रेंथ गेन करना है, हाइपरट्रॉफी करना है, अगर आपने इंड्योरेंस ट्रेनिंग बहुत ज्यादा कर लिया तो वो नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। तो प्रॉपर वे में कैसे कंबाइन कैसे करना है, कंबाइन इस तरीके से करना है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और इन दोनों को आप मिनिमम अगर दोनों सेपरेट करेंगे, इफ यू सेपरेट बोथ द इंड्योरेंस ट्रेनिंग एज वेल एज रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, इट विल बी गुड। अगर आपको इंड्योरेंस ट्रेनिंग लेना ही लेना है, देन यू हैव टू डू हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, और SIIT बोलते हैं और SIT बोलते हैं, दैट इज स्प्रिंट इंटरवल ट्रेनिंग। स्प्रिंट इंटरवल ट्रेनिंग और SIIT का इंपॉर्टेंस ये है कि वो जो है सेकेंडरी रेजिस्टेंट ट्रेनिंग को उतना ज्यादा अफेक्ट नहीं करता जितना कि ट्रेडिशनल लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग वाला या LSD वाला जो क्लासिक ट्रेनिंग इंड्यूस करता है। इसीलिए अगर आपका गोल है पावर करना है तो आपका कंकरेंट ट्रेनिंग जो है मिनिमम रखिए, यानी यू हैव टू कीप द एरोबिक ट्रेनिंग बहुत कम रखिए। एक ही जिम में करना है तो मान लो कि एक ही जिम में आपको करना है, देन यू हैव टू डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अगर आपको चाहिए तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यू हैव टू डू फर्स्ट, देन इंड्योरेंस बाद में करना चाहिए। और इफ योर एम इज टू अचीविंग एरोबिक परफॉर्मेंस, then you can do, क्योंकि एरोबिक में उतना फर्क नहीं पड़ता, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज आल्सो यू कैन इंक्लूड अप टू ट्वाइस ए वीक। endurance training is one है, in the resistance training 2 भी कर सकते हैं। in this way you can do for aerobic exercise, aerobic maybe run fast, and for example so general people है, fat loss है, उनके लिए concurrent training is recommended। ठीक है, तो in this way अगर ये जानना जरूरी है, क्योंकि this is known as interference effect बोलते हैं, एक दूसरे को काट देती है। this is the principle of specificity। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी को मेंटेन करते हुए हम कैसे मॉडिफाई करेंगे, दैट इज द फिजियोलॉजी, बिकॉज यू हैव टू नो द बेसिक सो दैट यू विल बी एबल टू मॉडिफाई फॉर योर ओन बेनिफिट। वही तो चाहिए, दैट इज द पर्पस ऑफ स्पोर्ट्स साइंस। ठीक है, तो कंकरेंट ट्रेनिंग के बाद एक इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है जिसको बोलते हैं ब्लड फ्लो रेस्ट्रिक्टेड ट्रेनिंग। ये भी फिजियोलॉजी को मॉडिफाई किया हुआ है। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला था कि आप एक फिजियोलॉजिकल एक्सरसाइज है, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, ठीक है, ये एडाप्टेशन है, दोनों के बीच में जो जाती है दैट इज नॉन एज, उसको क्या बोलते हैं, दैट इज नॉन एज क्या, सेकेंडरी मैसेंजर। तो यानी अगर मान लो कि आपने बिना इंटेंसिटी ज्यादा एक्सरसाइज किए, if you want to achieve all the benefit of the exercise without actually doing the high intensity exercise, तो कैसा रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे टाइप 2 मसल फाइबर कब एक्टिवेट होता है, अकॉर्डिंग टू साइज प्रिंसिपल, इट एक्टिवेट एट अ वेरी हाई इंटेंसिटी। अगर आपको टाइप 2 का क्या इंपॉर्टेंस है एज कंपेयर टू टाइप 1, टाइप 2 हैज ए हाइपरट्रोफी में टाइप 2 का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज टाइप 2 फाइबर हैज ए ग्रेटर कैपेसिटी टू मसल बल्किंग में, हाइपरट्रोफी में बहुत इंपॉर्टेंट है एज कॉन्ट्रास्ट टू टाइप 1 फाइबर। तो इफ यू वांट टू, बट टाइप 1 के लिए आपको क्या, टाइप 2 के लिए यू हैव टू डू हाई इंटेंसिटी, उसमें इंजुरी भी हो सकती है। या मान लो कि इफ ए प्लेयर गॉट इंजर्ड होने के बाद आप एक्सरसाइज करना है तो कैसे करोगे, तो उसमें क्या होता है कि एक ब्लड फ्लो रेस्ट्रिक्शन एक्सरसाइज इन लोगों ने डेवलप किया है, वेयर एक्सरसाइजिंग मसल के प्रोक्सिमल यानी ऊपर जो है ना हार्ट की तरफ आपने एक बांध दिया, बांधने के बाद एक्सरसाइज करो। बांधने से क्या होता है कि बॉडी को कंफ्यूज कर रहे हो, द बॉडी बिकम कंफ्यूज दैट यू आर डूइंग हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज बट यू आर नॉट एक्चुअली डूइंग, यू आर जस्ट रेस्ट्रिक्टिंग द ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो भी इस तरीके से रेस्ट्रिक्ट होना चाहिए, यू हैव टू रेस्ट्रिक्ट द वीनस आउटफ्लो। The pressure should be set that it should restrict venous outflow, but arterial supply should be there। इसीलिए जो प्रेशर कितना देना है उस प्रेशर को हम बोलते हैं आर्टेरियल ओक्लूजन प्रेशर। What is arterial occlusion pressure? Arterial occlusion pressure is the pressure you give from outside where you occlude the artery, that is known as arterial occlusion pressure। ये arterial occlusion pressure के 50% करना चाहिए अपर बॉडी में, लोअर बॉडी में अब 80% करना चाहिए, और इसका रिहेबिलिटेशन वगैरह में ये सब चीज में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब रिसर्च क्या कहती है, रिसर्च ये कहती है कि देयर इज अच्छा भी मिला है, conflicting results is also there, so there is always a conflicting finding, so general prescription you must know it, आपको पता होना चाहिए, this is one of the technique, but as a general guideline research is one thing। इसको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू में करना कैसे है, ये तो ठीक है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू में करना कैसे, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू में करने के लिए अगर आपको you have to know limb occlusion pressure। limb occlusion pressure के लिए नॉर्मली हम क्या यूज करते हैं, अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं। एम्स में एक सरफेस अल्ट्रासाउंड करते हैं, डॉपलर अल्ट्रासाउंड, हम उससे पता करते हैं कि ब्लड रुक गई कि नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो क्या करोगे, अगर आपके पास नहीं है तो सिंपल आपने बांध दिया, और यू कैन फील द पल्स, द प्रेशर पल्स ब्लॉक हो गई, दैट मींस यू आर कंप्रेसिंग इनफ, एंड इफ यू लिटिल बिट रिलीज द फर्स्ट द प्रेशर आप देखेंगे फ्रॉम डायल से आप प्रेशर देखेंगे, जो ब्लड प्रेशर का स्पिग्मोमेनोमीटर कफ से, एंड द प्रेशर वेयर इज जस्ट पल्स पाल्पेट हो, उसके जस्ट पहले जो है प्रेशर, दैट इज आर्टेरियल ओक्लूजन प्रेशर, और यू कैन यूज ए पल्स
ऑक्सीमेट्री, पल्स ऑक्सीमेट्री भी यूज कर सकते हैं लाइक दिस। पल्स ऑक्सीमेट्री कितना है, 1000-2000 रुपीज का मार्केट में मिल जाता है इजीली अवेलेबल, ठीक है। तो ये सब चीज आप, ये देसी जुगाड़ है तो इन दिस वे यू कैन डू सर्टेन थिंग्स। तो इसका रिसर्च क्या कहती है, रिसर्च कुछ रिसर्च कहती है कि देयर इज 12% मोर मसल मास इंक्रीज हो जाती है, देयर इज मोर मसल मास इंक्रीज इन 12% इफ यू डू द स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। ये एक रिसर्च पब्लिश हुआ था जिसमें इन लोग ने ब्लड फ्लो रेस्ट्रिक्शन ट्रेनिंग किया गया था। अब देखो, ब्लड फ्लो रेस्ट्रिक्शन ट्रेनिंग करने से यू आर एबल टू अचीव ऑल दोस व्हिच यू अदरवाइज हैव टू अचीव बाय डूइंग हायर इंटेंसिटी, ठीक है। तो फायदा हुआ ना। तो ऐसे करके फिजियोलॉजी को मॉडिफाई करके यू कैन लिटिल बिट नो, इसीलिए आपको फिजियोलॉजिकल नॉलेज जानना जरूरी है, ठीक है। अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट इज, जो फिजियोलॉजी को जो मॉडिफाई करेंगे वो उसको जानने के लिए इसको बोलते हैं पोस्ट एक्टिवेशन पोटेंशियल। मैं थोड़ा सा हट के टॉपिक बता रहा हूँ फॉर योर नॉलेज, बिकॉज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो आई थिंक इट्स ऑलरेडी बीन कवर्ड। सो मैं थोड़ा सा हट के बता रहा हूँ। जैसे कि मान लो कि आपको मसल को मूव, इफ यू वांट टू मूव दिस मसल, the impulse has to generate from your cortex, brain से जनरेट करेगा ना, ब्रेन से होगा, प्री मोटर मोटर कॉर्टेक्स वगैरह से होगा, तभी तो जाएंगे, ठीक है। अब जा करके जैसे यहाँ पे आ गया, देन यू कॉन्ट्रैक्ट मसल। मान लो कि मैंने ये एक्साइटेबिलिटी, इफ आई इंक्रीज द एक्साइटेबिलिटी ऑफ द न्यूरॉन हियर, सी we are only focused on the periphery. What about the central component, neuromuscular? Everything is neuro. Muscle alone cannot do it. Nerve has to come from, and if you also focus on the nerve, so then कैसे होगा? That is the part. इसका फिजियोलॉजी जानना जरूरी है कि किस तरीके से मॉडिफाई किया गया है, ठीक है। अगर मान लो कि मैंने एक एक्सरसाइज, मैक्सिमम एक्सरसाइज की, इफ आई डू ए मैक्सिमम इंटेंसिटी एक्सरसाइज, then after that क्या होगा कि if I do some other exercise, then it has been found that the next exercise जो है वो performance बढ़ जाता है, the performance increases, इसको बोलते हैं post activation potentiation. This is post activation potentiation because of the excitability, because of the recruitment ability of the motor unit, synchronization of the motor unit, the firing rate of the motor unit, all these things जो है ना वो prime हो जाता है, ठीक है। That is the post potentiation. Example के तौर पे vertical jump, sprint and upper body performance, everything जैसे कि sit at short put throw हुआ, all these things which are directly related with the sports performance can be improved if you do a high intensity exercise, and high intensity exercise because of this pathway, इस pathway को हम prime करने से, ठीक है। अगर मान लो if I say, see the impulse is generated here, it has to go to the muscle and the muscle has to contract, clear? If I that, what happen if I directly stimulate the brain? अगर मैंने ब्रेन को स्टिमुलेट कर दिया नॉन इन्वेजिवली, कैसे? ब्रेन हैज इलेक्ट्रिसिटी, वी कैन स्टिमुलेट बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट से स्टिमुलेट कर सकते हैं या मैग्नेटिक स्टिमुलेशन से कर सकते हैं। उसको बोलते हैं ट्रांसक्रेनियल डायरेक्ट करंट स्टिमुलेशन, ठीक है। ट्रांसक्रेनियल डायरेक्ट करंट स्टिमुलेशन और ट्रांसक्रेनियल या कॉर्टिकल स्टिमुलेशन या टीएमएस भी बोलते हैं, दैट इज ट्रांस मैग्नेटिक कॉर्टिकल स्टिमुलेशन, ठीक है। अगर मैंने ये जो पर्टिकुलर पार्ट है इसको मैं एक्सटर्नल सोर्स से स्टिमुलेट कर दिया, ठीक है, और ये एज्यूम कर सकते, थियोरेटिकली आई एम स्पीकिंग अबाउट थियोरेटिकली द परफॉर्मेंस ऑफ दिस मसल माइट इंप्रूव बिकॉज वी हैव ऑलरेडी प्राइम्ड द पाथवे, ठीक है। तो इसी को बेस करके certain company has developed this instrument, wearable brain stimulator, मार्केट में अवेलेबल है, it is all available in market, you can do। इसमें क्या होता है कि कैथोड एनोड, यानी ये ब्रेन है, ये सर स्कल है, दिस इज द स्कल पार्ट, ये नोज है, एंड दिस इज द ये जो स्टिमुलेट, दिस इज द इलेक्ट्रोड यहाँ स्टिमुलेट कर रहा है। इलेक्ट्रोड कैन बी कैथोडिक, कैथोड से हो सकता है, और इसमें एनोडिक, जो एनोडिक है पॉजिटिव जो हम देते हैं ना, पॉजिटिव एनोड देने से क्या होता है कि इट हैज बीन फाउंड एंड्योरेंस एज वेल एज वर्टिकल जंप हुआ, काउंटर मूवमेंट जंप हुआ, द परफॉर्मेंस हैज बीन इंप्रूव, कुछ पेपर में ये मिला गया है, ठीक है। तो एविडेंस इज स्टिल लैकिंग, बट स्टिल देयर इज हाई पोटेंशियल ऑफ नोइंग द परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट मे बी देयर। दिस इज नॉन इन्वेसिव। अच्छा, इसका रिस्क क्या है? It has this therapy is already been used in many centers including AIIMS, where you can do pain को आप treat कर सकते, psychiatric illness को treat कर सकते, all this thing. So long term side effect जो है, long term इसके ऊपर पेपर अभी आया नहीं है, but the thing to know is ऐसे आप ब्रेन को थोड़ा सा, ब्रेन की एक्साइटेबिलिटी को, ब्रेन को प्राइम करके you may be able to achieve your performance. This is how this is the application of physiology. Exercise physiology का application है। ऐसे जानने से आप देखो, आप इस तरीके से स्पोर्ट्स साइंस को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये हो गया पोटेंशिएशन। अब पोटेंशिएशन हमने कर दिया, सब कुछ कर दिया, मगर एक चीज हमको जानना जरूरी है, वो है मसल सोरनेस अगर हो गई, डोम्स हो गया है ना, तो डोम्स हो गया तो क्या होगा? डोम्स मैंने क्या बताया था, डिलेड ऑनसेट ऑफ मसल सोरनेस, दैट इज इफ यू डेवलप मसल सोरनेस, यानी अगर आपको मसल सोरनेस हो गया, जैसे आप आज मैंने एक्सरसाइज किया, इफ आई डू एक्सरसाइज टुडे दैट इज हाईली इसेंट्रिक एक्सरसाइज and that exercise is also unaccustomed to me. Even experienced player can have DOMS. ठीक है, तो DOMS के बारे में मैंने थोड़ा सा टच किया है, उसको डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस कहते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे इंप्रूव कैसे करना है? वार्म डाउन एंड वार्म अप आपको करना चाहिए प्रॉपर वे में। दिस आर द प्रॉपर वे ऑफ वार्म अप एंड वार्म डाउन। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस ये है कि आपको ये जानना जरूरी है कि एक्सरसाइज करने के बाद तुरंत पैसिव बैठना नहीं है, दिस इज रॉन्ग। बैठना पैसिव कूल डाउन इज नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज, इसीलिए इसका नाम वार्म डाउन कहते हैं, कूल डाउन नहीं, वार्म डाउन। क्योंकि इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट, बिकॉज डिलेड ऑनसेट ऑफ मसल सोरनेस को हटाना है तो यू हैव टू डू कंटिन्यू फॉर 5 to 10 मिनट, इतना आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप देखिए, आई हैव गिवन इन परसेंटेज ऑफ VO2 max, यू कैन कन्वर्ट इनटू परसेंटेज ऑफ हार्ट रेट बाय यूजिंग द कार्बोनियन equation. Carbonian equation, by using Carbonian equation you can convert it, but this is a rough guide. That's why I'm not focusing on all into the numerical details. The only thing you have to understand the principle and you should be able to apply it. Okay, another one which I want to focus is on the CWI. What is CWI? Cold water immersion. बहुत ज्यादा players जो है ट्रेनिंग के बाद आइस बात करते हैं, अच्छा है कि नहीं अच्छा है? साइंस क्या कहती है? सी, मैंने क्या बोला? You have to understand the physiology. Everything physiological adaptation has to start from physiological stimuli. That stimuli should be carried by a secondary messenger. Secondary messenger it's also include inflammatory markers, है ना? इसमें कुछ ऑक्सीजन मार्कर भी है। ठीक है, बहुत ज्यादा भी ठीक नहीं है, बहुत कम भी ठीक नहीं। अगर आपने कुछ दवाई खा लिया, बहुत सारा ये आइस ले लिया, बहुत सारा ले लिया, जिससे इफ यू आर रेस्ट्रिक्टिंग द इन्फ्लेमेटरी पार्ट और दैट सेकेंडरी मैसेंजर पार्ट, देन आपका एडाप्टेशन भी ठीक से होगा नहीं ना। Obviously, for adaptation to occur, there should be the secondary messenger. ठीक है, तो इसीलिए साइंस क्या कहती है? साइंस ये कहती है कि if you do this cold water immersion, then it may have certain problem regarding then what you call muscle hypertrophy. Muscle strength में उतना ज्यादा problem नहीं बोला गया है। रिसर्च अभी ये कहती है कि if you do cold water immersion after exercise in order to relieve your DOMS के लिए, जैसे कि आप वार्म डाउन करना है, मसाज थेरेपी कर सकते हैं, यू कैन डू हाइड्रोथेरेपी एंड यू कैन डू इफेक्टिव मसाज एंड स्ट्रेचिंग, है ना, PNF स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, डायनामिक स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। ठीक है, so in order to prevent the DOMS, and one of the criteria for preventing a DOM is cold water immersion, which is important for the prevention of DOM. It reduces the DOMs, the subjective feeling, it reduces a subjective feeling, हाँ मुझे अच्छा लगता है, I feel good. ठीक है, so but the problem is it may interfere with the physiological marker, it may interfere with the biochemical process, and muscle hypertrophy may be affected. Research is coming up, may be affected. That's why if your aim is for muscle hypertrophy, then you may avoid it, but for strength and nothing much is important. And one important point which you have to understand is, अब ये तो DOMS हो गया, ठीक है? DOMS mean it has to be delayed. One or two days के बाद आता है. If you're feeling immediately after doing the exercise, that is the acute muscle soreness, that is different from delayed onset muscle soreness. But the problem is, after doing too much of exercise, if your muscle fatigue, if your general fatigue, if your muscle pain, if your performance, everything decrease for a very long time, उसमें आप क्या करोगे? You have to know that, because principle of progressive overload क्या कहती है? You have to overload the system, but it should be within the physiological limit. It should accompany with proper rest and proper nutrition, because if you don't accompany, then physiological maladaptation will happen, and it will ultimately lead to overtraining, overload, overreaching, and overtraining. Overreaching is a process where you are giving too much load, but if you give adequate recovery, then performance improvement will happen. परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट इसको क्या बोलते हैं? सुपर कंपनसेशन. ठीक है, physiological adaptation. So in this way you must know the concept of the overload, overtraining, and overreaching and overtraining. ठीक है, undertraining is not so good. We have to achieve this overreaching concept.
without going into the overtraining. इसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा? You have to do adequate rest and nutrition. इसीलिए adequate rest and nutrition जानना जरूरी है. But one thing, आपके principle of progressive overload को you don't have to stretch too much. बहुत ज्यादा आपको stretch नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो इसमें आपसे जानने वाली जो कंसेप्ट है, तो क्या क्या what are the certain marker for this the overtraining and the overreaching? क्या क्या? There are so many markers. जो हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो फिजियोलॉजिकल मार्कर है, वो है हार्ट रेट में भी डिक्रीज. सी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिटेल्स ऑफ ओवरट्रेटिंग. देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ ओवरट्रेटिंग. सिंपैथेटिक हो सकता है, पैरासिम्पैथेटिक हो सकता है, हार्मोनल चेंजेस आर देयर, सिंपैथेटिक चेंजेस आर देयर, ठीक है? तो सो मेनी डिफरेंट टाइप्स आर देयर. बट एज ए प्रिंसिपल, ऑन द प्रिंसिपल, व्हेन यू गिव ए पर्टिकुलर एक्सरसाइज, एक एक्सरसाइज आप देते हैं, फिक्स लोड एक्सरसाइज, जैसे कि मान लो कि इफ यू make the player run in a treadmill at a particular speed, sub maximum speed में देते हैं, तो उसके if you collect the heart rate, then those person who are over trained person will have a lower heart rate, थोड़ा सा कम होगा. Not as a बहुत ज़्यादा highly trained person will has a lowest heart rate. अगर under trained the person who is having under trained will have a very high heart rate, but the overtraining person will have a little bit lower heart rate. In the same way, you can see the concept in case of the decrease in maximum heart rate also. आपने maximum exercise दिया person को. If the person maximum heart rate decreases, it may decrease up to 10 beats per minute. 10 beats per minute तक कर सकता है, decrease कर सकते हैं. मगर ये सब चीज तो marker है, but the most important marker is the self-reported stress parameter by the athlete. Athlete खुद बताएगा. Number one, in spite of the giving training, the performance decreases. The athlete will say that he or she is facing too much. मुझे बहुत stress हो रही है, नींद नहीं आ रही है, sleep disturbance. So these are the marker of important. A certain biochemical marker is also there. इसको T by C बोलते हैं, free testosterone by cortisol less than 30%. ये सब these are all theoretical concept or biochemical pathway. तो but अब कैसे रोका जाए? इसको रोकने के लिए तो you have to do the training of the muscle or training of the system in order to reach overreach stage, but you should avoid going to the overtraining. For that, you have to follow the principle of the periodization, principle of variability. Principle of the variability you have to follow at a very high elite players level. ठीक है? तो principle of the periodization in two ways. You have to follow the linear classical, जिसको linear कुछ लोग गलती से linear बोलते हैं, मगर linear होता नहीं है. And the daily undulating cycle, yani depending upon the daily stretching stress level of the players, you can increase or decrease the volume as well as the intensity or the technique, and in different phases, the competition and the pre-competition के हिसाब से, you have to do adjust all this thing in order to achieve the best. That's why you have to know the principle, all this principle along with the scientific basis. ठीक है? तो ये जानने के बाद हम एक important concept पे आते हैं, tapering, which is important regarding the COVID. Only 2-3 slides are remaining. ठीक है? So होने वाला है. So इसमें आप देखें tapering, मैं इसलिए ये slide डाला हूँ क्योंकि COVID के हिसाब से अब de-training हो रहा है, the players are not going to the field. ठीक है? तो what is happening to that? Tapering and detraining is important. ठीक है? मैंने क्या बोला? Principle of the periodization you have to follow. Principle of the periodization के हिसाब से you have to manipulate the training principle in order to achieve it. One of the manipulating factor is the tapering. You have to reduce the load, load वगैरह reduce कर सकते हैं in order to improve the competition. आ गया competition के पहले आपको बहुत ज़्यादा नहीं देना है. competition के पहले you have to reduce the training intensity gradually, धीरे-धीरे करना चाहिए, so that proper adaptation takes place. ठीक है? मगर tapering को you cannot just go on taking so that it becomes the detraining. जैसे कि अभी detraining के concept में क्या होता है? If you neglect too much training, बहुत लंबा अगर आपने चला गया, तो problem is there, especially for cardiovascular players. Cardiovascular players को तो बहुत ज़्यादा problem होती है detraining से. जो and strength players के लिए क्या है? Sprint and anaerobic performance जो है, that is not relatively affected by detraining. बाद में affect होता है, but still muscle strength and everything will be affected if you neglect the training. But the good thing about is कि आप दोबारा जब train करोगे,
तो पहले के स्टेज आने में बहुत जल्दी आता है, इसको बोलते हैं मसल मेमोरी। इसका फिजियोलॉजिकल बेसिस क्या है, आपने पहले ट्रेन किया तो मसल का बहुत सारा न्यूक्लियाई जो है इट इज ऑलरेडी देयर, तो इसलिए फटाक से स्टिमुलस दिया दोबारा तो फटाक से हाइपरट्रोफी हो गई, यानी पहले के जैसे आप वापस आ सकते हैं। मगर फॉर इलाइट प्लेयर को वापस आने में बहुत लंबा टाइम लगता है, इसीलिए इलाइट प्लेयर को तो यू हैव टू मेंटेन सर्टेन एक्सरसाइज आपको करना पड़ेगा, है ना, यू हैव टू मेंटेन, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ ये सब जानने के बाद प्रॉपर न्यूट्रिशनल कंसेप्ट जो है, ये मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, न्यूट्रिशन इसीलिए मैं ले रहा हूँ बिकॉज इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द एडाप्टेशन। तो इसमें न्यूट्रिशन में हम कि कितना टारगेट करते हैं 1.2 to 1.7 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, और इसमें कौन सा प्रोटीन टारगेट करना चाहिए। सी there are so many nutrient supplement which is evidenced by science and not evidenced by science. One thing, rule of thumb, nutrition आपको नहीं लेना चाहिए as far as possible from unknown source because it may contain dope banned substance. एक रिसर्च कहती है up to 25%, 14 to 25% अनवांटेड सब्सटेंस हो सकती है जिसको अनइंटेंशनल डोपिंग बोलते हैं या एक्सीडेंटल डोपिंग बोलते हैं, ठीक है। तो बैलेंस डाइट इज द बेस्ट, बट स्टिल देयर आर सर्टेन न्यूट्रिएंट व्हिच आर बैक्ड बाय साइंस, लाइक प्रोटीन आपको अच्छे लेना चाहिए, और प्रोटीन कितना लेना चाहिए, ब्रांच एंड अमीनो एसिड लेना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल लेना चाहिए। कैसा प्रोटीन लेना चाहिए, कैसिन लेना चाहिए या वे प्रोटीन कौन सा, वे आइसोलेट या वे कंसंट्रेट, ये सब आपको जानना जरूरी है एज ए कोच, ठीक है। तो मोटा मोटा रूल ऑफ थंब ये कहती है कि लंबे समय के लिए लेना है तो यू हैव टू डू केसिन, अगर ले तो ज्यादा अच्छा है बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ज्यादा है। सोने से पहले आप केसिन ले सकते हैं, एक्सरसाइज के तुरंत बाद वे अगर प्रोटीन ले तो इट इज ऑलवेज गुड। यू कैन ऑल्सो फोकस ऑन द क्रिएटिन। क्रिएटिन के एक प्रॉब्लम है कि क्रिएटिन वेट गेन कराती है, मगर द मोटा द कंसेप्ट इज न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब केटो डाइट, सब लोग पूछते हैं केटो डाइट का क्या प्रॉब्लम है। केटो डाइट में क्या है कि वी आर गोइंग फ्रॉम ट्रेडिशनली हम क्या देते हैं प्लेयर को, हाई कार्ब डाइट। कार्बोहाइड्रेट कितना तक रहती है, अब तो 60 to 70% ऑफ डेली कैलोरी इनटेक। अब केटो डाइट में क्या है, कार्बोहाइड्रेट इस फटाक से रिड्यूस टू 20 to लेस देन 10%, ठीक है। वो वेट लॉस के लिए ठीक है, क्योंकि वेट लॉस में क्या होता है, 1 ग्राम ऑफ ग्लाइकोजन जो है 2.6 ग्राम पानी स्टोर करती है। इसका मतलब क्या है, पानी माने वजन, 60% ऑफ माई बॉडी इज बिकॉज ऑफ वाटर, बॉडी वेट। तो इसीलिए तुरंत अगर आपने डिहाइड्रेट कर लिया तो क्या होगा, तो आपको वेट कम हो गई ना। तो इसीलिए केटो वेट कम होने में एज ए जनरल प्रिंसिपल में अच्छा है, मगर टू द प्लेयर्स इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि प्लेयर्स में ग्लाइकोजन जो है 2 ही जगह तो स्टोर होती है ग्लाइकोजन, एक मसल और इसमें लीवर में, ठीक है। तो ग्लाइकोजन के लिए हम हाई कार्ब डाइट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट स्पेशली केटो डाइट का प्रॉब्लम जो है इन केस ऑफ इंड्योरेंस, इन केस ऑफ द स्प्रिंट एंड पावर एथलीट में थोड़ा सा डाउटफुल है, नहीं लेना चाहिए। ऑल्सो फॉर द केटो सप्लीमेंट फॉर द इंड्योरेंस प्लेयर इसमें कुछ लोग बोलते हैं कि लेना चाहिए। सो द कंक्लूजन हैज टू कम, वी आर वेटिंग, ठीक है। तो ये सब चीज जानने के बाद एक लास्ट जो कंसेप्ट है, जो एज ए प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू अभी कोविड के रिलेटेड कि एक्सरसाइज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, एक्सरसाइज से आपको ट्रेनिंग देना है कि नहीं चाहिए, व्हाट इज द बेसिस, साइंटिफिक बेसिस क्या है, मेडिकल बेसिस क्या है। एकदम इंटेंसिव एक्सरसाइज आप करेंगे तो आपका ससेप्टिबिलिटी बीमारी का डिजीज होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, मगर अगर आप रेगुलर मॉडरेट एक्सरसाइज करेंगे तो बीमारी, कोई भी वायरस, बैक्टीरिया, एवरीथिंग, इम्यूनिटी आपका बहुत अच्छा हो जाता है। यानी कोविड टाइम पे आपको रेगुलर मॉडरेट एक्सरसाइज करना चाहिए, वेरी हाई इंटेंसिटी एक्यूट एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट व्हिच इज नोन एज, इसको हम क्या बोलते हैं, इम्यूनोलॉजिकल विंडो बोलते हैं ना, ओपन विंडो, यानी इन्फेक्शन होने का चांस ज्यादा है एक्सरसाइज। अब ये सब तो ठीक है, प्रैक्टिकल क्या है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, प्रैक्टिकल पॉइंट में देयर इज समथिंग नोन एज नेक सेट। ये कोई भी स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर या एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट को पता होना चाहिए कि, या कोचेस को होना चाहिए, प्लेयर आया उसको बुखार है तो आपको एक्सरसाइज कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। नेक चेक एक रूल ऑफ थंब है, यू हैव टू अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ द स्पेसिफिसिटी है। गर्दन के नीचे अगर आपको प्रॉब्लम है, लाइक मसल मायल्जिया हो सकता है, मसल में प्रॉब्लम हो सकती है, बुखार हो सकता है, पेट में प्रॉब्लम, वॉमिटिंग हो सकता है ना, इफ एवरेज सिम्टम्स बिलो द नेक, एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट अलाउ द प्लेयर टू डू द एक्सरसाइज इफ द सिम्टम्स इज अबव, जैसे कि मतलब स्नीजिंग हो गया है, नेजल स्टफीनेस हो सकता है, रनिंग नोज है, माइल्ड हेडेक है, देन यू कैन डू वेरी माइल्ड एक्सरसाइज, दैट आल्सो वेरी माइल्ड एक्सरसाइज, ठीक है। तो दिस इज नोन एज नेक चेक रूल ऑफ थंब, where the symptoms below the neck you should avoid exercise, above the neck you can do very mild exercise, because the most important point, danger point is viral myocarditis can happen.
मायोकार्डाइटिस माने हार्ट का जो मसल है उसके इन्फ्लेमेशन हो सकती है बिकॉज ऑफ द वायरस। वायरस का इन्फेक्शन, आपने एक्सरसाइज ध्यान नहीं दिया, इफ यू आर कोचेस एंड इफ यू नॉट पे अटेंशन ऑल दिस थिंग एंड इफ यू फोर्स अ पर्टिकुलर प्लेयर हु इज इन high fever to do exercise, then viral myocarditis may happen, and one of the complication of viral myocarditis sudden cardiac death, तुरंत आदमी फील्ड में डेथ भी हो सकता है, तो इतना ज्यादा सीवियर है। तो यानी यू हैव टू पे ऑल दिस अटेंशन स्पेशली इन टाइप ऑफ कोविड-19, ठीक है। तो यानी तो ये सब चीज आपको जानना है, और रेगुलर एक्सरसाइज जो है यू हैव टू कंटिन्यू डूइंग। Regular exercise is the way, and regular exercise is the one which we have to do in the COVID also, as well as during the training also, especially for the elite athlete where the detraining effect is very high. ठीक है? So I hope I was able to explain a few of the point. I was explaining a little bit faster. Why I am explaining all this thing is because ये सब तो basic है, everything has been taught already, and you must be knowing. So I have touched upon few advanced research from medical point of view, because I am a medical and clinical physiologist as well as sports medicine doctor. So what is the ultimate aim? हमको क्या चाहिए? हमारा ultimate aim है physiological adaptation. mal adaptation नहीं, physiological adaptation. किस तरीके से physiological adaptation? It has to be from following all the principle of periodization and following all the principle of the exercise training. ठीक है, एक्सरसाइज फिजियोलॉजिकल माइन्यूट पॉइंट को आप ध्यान देते हुए एक्सरसाइज एडाप्टेशन जाने। क्यों? फॉर द ह्यूमन परफॉर्मेंस इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्ट्स, ह्यूमन परफॉर्मेंस इन द फॉर्म ऑफ फिटनेस। ठीक है, तो दिस शुड बी आवर एम एंड दिस इज आवर वेबसाइट, यू कैन लॉग। ठीक है, सो आई थिंक आई एम हैप्पी टू can you see the question answer box? Okay, before that, let me first ask you one question, which is I am not able to see the chat box, sir. Okay. Don't worry. Tell me, sir. Whether okay, I will ask the questions. That will be fine. They are in the Q&A box. How do you calculate percentage of VO2 max in training? Percentage of the VO2 max जो है, this is part of the separate talk. ये endurance training का part है. I am talking about strength training, but still एक मोटा जो है कार्बोनियन फॉर्मूला होता है, उसके हिसाब से we can convert the percentage VO2 max into percentage heart rate. कैसे होता है? Number 1 point. There is a graph. एक ग्राफ है जो हमारी जो VO2 max है, it is approximately linearly related with the heart rate maximum. जितना आपका heart rate बढ़ेगा उतना आपका VO2 max भी बढ़ेगा। ठीक है, उसको आधार में लेते हुए they have formulated an equation. तो इक्वेशन में क्या होता है कि एक there is something known as heart rate, इसको बोलते हैं resting heart rate आपने लिया। Number 1, you have to take your resting heart rate. ठीक है, number 1. Number 2, you have to calculate your maximum heart rate. ठीक है, मैक्सिमम हार्ट रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? सम पर्सन यूज द 220 - s, मगर ये फॉर्मूला उतना रिलायबल नहीं है। सो यू शुड यूज 208 - 0.7 into s in year. ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, 208 - 0.7 into s, ये इससे यू कैन कैलकुलेट द मैक्सिमम हार्ट रेट। दोनों को माइनस किया है तो इसको बोलते हैं, ये दोनों को माइनस किया तो ये आपके पास एक आ गया, ठीक है, जिसको आपका मैक्सिमम हार्ट रेट आपने लिया, आपका रेस्टिंग हार्ट रेट लिया, दोनों को माइनस करके एक इंटिटी आ गया है ना, ठीक है, एक मिल गया आपके पास। इसके ऊपर प्लस आपको प्लस करना है कि कितना प्लस करना है? जितना परसेंटेज VO2 max आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको 40% ऑफ VO2 max में ट्रेनिंग देना है, तो कितना चाहिए? 40% माने 0.4 हो गया ना। 0.4 इनटू आपका जो है ना हार्ट रेट जो है ना, वो जो है ना मैक्सिमम, वो प्लस करके जो हार्ट रेट मिलेगा है ना, उसको उस आधार से आपको ट्रेनिंग दे सकते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा लिख करके बताया तो ज्यादा अच्छा है। मैक्सिमम हार्ट रेट आपने Dr. Barun, what you can do is when you are sending the slides to me, you can make a slide on this formula and put it in the slide, because it will be very difficult to understand just now. Yeah, that will be fine. ये कार्बोनियन फॉर्मूला है, very common formula, everyone knows it. तो आप actually नेट पे अवेलेबल है, I know. नेट पे अवेलेबल है, सही बात। और क्या मैं सर मैं मतलब देख पा रहा हूँ क्या क्वेश्चन एंड आंसर? जी, सो
गुड इवनिंग, ये गुड इवनिंग क्वेश्चन मैं No, आया। see in the Q&A box. Are you seeing Q&A box or you are seeing chat box? ओके ओके, Don't चैट see बॉक्स, that या हाउ टू Q&A box रिकवर, में देखिए आप. या यस सर, यस दिख गया सर, दिख गया सर. Okay. सर, हाउ टू रिकवर ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इंजरी ऑफ नी एरिया. सॉफ्ट टिश्यू इंजरी जो है, इसके लिए अलग अलग प्रिंसिपल है. पहले हम राइस प्रिंसिपल फॉलो करते थे, फिर पोलिस प्रिंसिपल आया. अभी लेटेस्ट क्या क्या बोलती है? लेटेस्ट बोलती है पीस एंड लव, पीस एंड लव प्रिंसिपल है, पीस एंड लव बोलते हैं जिसको. यानी आप आइसिंग को एंड नॉन इन्फ्लेमेटरी दवाई है जो पेन किलर, उसको आप लिमिटेड कर, नहीं देना है ज्यादा. आइसिंग भी ज्यादा नहीं करना है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है. हमको ट्रेडिशनली क्लासिकली बस आइस लगा दो ये चलता है ना. अभी लेटेस्ट रिसर्च ये बोलती है कि आइस थोड़ा सा लिमिट में करो, क्योंकि मैंने क्या बोला था, वो आइस और एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई जो है वो सेकेंडरी मैसेंजर को प्रॉब्लम करती है, जो हमारी हीलिंग में काम आता है. ठीक है, इसीलिए आइसिंग को थोड़ा लिमिट करो. दवाइयों को लिमिट करते हुए आपको ऑप्टिमम लोडिंग देना, यानी एक्सरसाइज को लोडिंग चलाते रहना है. ठीक है, यानी यू हैव टू डू, क्या बाकी प्रिंसिपल तो सेम है, जैसे कि प्रोटेक्शन करना है, यू हैव टू कंप्रेशन करना है, यू हैव टू इलेवेट द पार्ट, उस पर्टिकुलर पार्ट को इलेवेट करना है, सो दैट इडिमा जो स्वेलिंग है वो कम हो जाए. ठीक है, उसके बाद आइसिंग कम करना है, ज्यादा नहीं देना है आइसिंग. ठीक है, एंड उसके बाद ऑप्टिमम लोडिंग हैज टू बी देयर, ऑप्टिमम लोडिंग अच्छे से करना है. ठीक है, इस सिनोनिम्स को पीस एंड लव बोलते हैं. ठीक है, पीस एंड लव, दिस इज अ न्यू research finding, so you can see it. ठीक है, this is the principle of the sports medical management of any kind of musculoskeletal injury. How to get registered for this program? श्रीमान परीक्षा डॉक्टर शर्मा, कैन यू स्टॉप शेयरिंग योर स्क्रीन जिससे कि हम आपको पूरा देख सकें? सर, Then it is easier. okay, I don't know where to stop sharing screen. Okay, yes sir, sorry sir. Now you are fully. Oh yeah, okay, sorry sir. Actually I am new to Zoom. ठीक है, so let me check further. Good evening sir, what is the S to start strength training? S, देखो, it is a controversial finding. मैंने क्या बताया था, आप जिस दिन पैदा हुए हैं उस दिन से आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग चालू हो गया है. ठीक है, क्यों? बिकॉज वी आर स्टेइंग इन आर्ट का ग्रेविटी है, ग्रेविटी इज ऑल्सो टाइप ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. ठीक है, मगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को उम्र के हिसाब से प्रिंसिपल क्या फॉलो करती है, वी हैव टू अडॉप्ट इन सच अ वे दैट वी मस्ट फोकस फर्स्ट इनटू द टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू में देना है. एंड लास्ट 16 ईयर्स के बाद हम थोड़ा थोड़ा एडल्ट ट्रेनिंग, हम फुल ट्रेनिंग हम दे सकते हैं. ठीक है, इट इज नॉट एन हार्ड एंड फास्ट रूल, यू हैव टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी. बट द इंपॉर्टेंट फैक्ट इज you have to focus on number one technique, you have to reduce the volume, you have to reduce the intensity. It should be very very gradual, and when the person attains at 16 years or more, then you can slowly incorporate the other component of the strength training. दूसरा, sports specialization. बच्चों में जल्दी स्पोर्ट्स स्पेशलाइजेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंजुरी ज्यादा होने का चांस होता है. बच्चों में क्या आता है कि द स्पोर्ट्स शुड बी फन पार्ट, एंजॉयमेंट होना चाहिए ना, एंजॉयमेंट होना चाहिए, फन होना चाहिए. क्योंकि एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स का डिमांड एक पर्टिकुलर होता है, मस्कुलोस्केलेटल डिमांड, वही को यूज करेंगे तो क्या ओवर यूज इंजुरी हो जाएगी. ओवर यूज इंजुरी में क्या क्या नी में हो सकती है, जैसे उसको स्केलेटल लीजन जो है वो, इट में भी सीवियर लीजन, यानी ये हील में हो सकती है. तो इसीलिए आपको प्रिंसिपल फॉलो करते हुए यू हैव टू यूज लाइक. ठीक है, हाउ कैन वी मेजर मैक्सिमम हार्ट रेट? मैंने बताया मैक्सिमम हार्ट रेट जो है इट कैन ओनली बी मेजर्ड बाय डूइंग प्रैक्टिकल एक्सरसाइज टेस्टिंग. अगर प्रैक्टिकल एक्सरसाइज टेस्टिंग का क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि क्या पता कि कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम हो सकती है, मैक्सिमम एक्सरसाइज ज्यादा नहीं हो पाता है. इसीलिए एक इनडायरेक्ट फॉर्मूला इन लोगों ने किया. ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला माने हो सकता है अच्छा हो सकता है नहीं हो, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मगर एक अप्रोक्सीमेट गाइड मिलता है. कैसे कैलकुलेट करेंगे? 208 माइनस 0.7 इंटू एस इन ईयर. इससे हम एक अप्रोक्सीमेट आप मैक्सिमम हार्ट रेट निकाल सकते हैं. ठीक है, हाउ व्हेन यू कैलकुलेट मैक्सिमम परसेंटेज बॉडी वेट इन ट्रेनिंग, मैंने बता दिया. ये कार्बोनिन इक्वेशन करके होता है, उससे हम यूज कर सकते हैं. व्हाट इज हाइपरप्लेजिया? हाइपरप्लेजिया माने मसल जो नंबर में साइज में बढ़ती है, उसको हाइपरप्लेजिया बोलते हैं. हाइपरप्लेजिया कब होती है? हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग में, हाई इंटेंसिटी स्प्रिंट ट्रेनिंग एज वेल एज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में मसल स्प्लिट हो जाता है, एक मसल जो है दो बन जाती है, स्प्लिट. ठीक है, ये नया कंसेप्ट है, पुराने में ऐसा नहीं होता था. मसल का नंबर क्यों बढ़ता है? मसल का नंबर इसीलिए बढ़ता है क्योंकि हम इतना ज्यादा स्टिमुलस देते हैं. इसीलिए इसे मैंने क्या, इसेंट्रिक ट्रेनिंग इज इंपॉर्टेंट. इसेंट्रिक ट्रेनिंग अलोंग विद स्ट्रेच, इससे क्या होता है कि मसल के एक पर्टिकुलर शेल होता है जिसको सैटेलाइट शेल बोलते हैं.
सैटेलाइट सेल को स्टिमुलेट करने से उस पर्टिकुलर मसल फाइबर नया मसल फाइबर बन जाता है, ठीक है। तो यानी एक नया पैदा वो कर देता है इतना। इसीलिए इसेंट्रिक ट्रेनिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर मसल बल्किंग, हाइपरट्रॉफी, ठीक है। तो ये है हाउ मच टाइम फॉर चेंज मसल फाइबर। देखो मसल फाइबर का चेंजेस जो है एकदम आज किया और कल हो गया ऐसा नहीं होता। मैंने क्या बताया था, पूरा मसल के चेंजेस आने के लिए यू हैव टू वेट फॉर 2 to 2.5 मंथ, है ना। वो धीरे धीरे करके होता है। एंड लॉन्ग इंटेंसिव ट्रेनिंग होने के बाद मसल का फाइबर टाइप में थोड़ा चेंज, वो भी बहुत कम, लेस देन 10%, 5 to 10% हो सकती है। एकदम ऐसा थोड़ी कि 90% चेंज हो गया, ऐसा नहीं है। बाकी सब आपके जेनेटिकली डिटरमिन है, ठीक है। उस जेनेटिक डिटरमिन थोड़ा बहुत 5-10% वी कैन चेंज डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द ट्रेनिंग। क्यों टाइप ऑफ द ट्रेनिंग? टाइप ऑफ द ट्रेनिंग से क्या होता है, टाइप ऑफ द ट्रेनिंग विल डिटरमिन द टाइप ऑफ द नर्व इंपल्स। और नर्व कहाँ जाती है? मसल में। और मसल का जो फाइबर टाइप है, टाइप 1 टाइप 2 फाइबर टाइप क्यों है? इट डिपेंड्स अपॉन द नर्व, किस तरीके का नर्व है। तो नर्व का कैरेक्टरिस्टिक कौन डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द सीएनएस। हम ऊपर से जो जा रही है, यानी ऊपर से कौन जाएगा? आप अच्छे से ट्रेनिंग करोगे तो ट्रेनिंग के टाइप से you can slightly modify the type of the impulse which is going to the nerve, and hence you can क्या होता है, you can even alter the fiber type but only up to 5 to 10%, ठीक है। endurance training affect the neural adaptation। endurance training जो है, endurance training has also some component in the neural adaptation, बिल्कुल होता है। neural adaptation होती है, there is in fact in fiber type alteration भी होती है। टाइप 2A से टाइप 1 में आने का ज्यादा चांस होता है ना। टाइप 1 का मतलब क्या होता है? टाइप 1 माने इंडोरेंस फाइबर, है ना, ठीक है, जो लंबा लंबा होता है, ठीक है। छोटा होता है जो लाल कलर का होती है ना, जिसको रेड टाइप भी बोलते हैं, ठीक है। ये सब चीज होता है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन हाइपरट्रोफी एंड हाइपरट्रोफी माने साइज में बढ़ना को हाइपरट्रोफी बोलते हैं। हाइपरप्लेजिया माने नंबर में बढ़ना। पहले 5 था अब 10 हो गया, ठीक है। पहले 5 था मगर मोटा हो गया, 5 है मगर मोटा हो गया, दैट इज हाइपरट्रोफी, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंस? हाइपर हो गया सर, वेरिएशन ऑफ लोडिंग इज अवेलेबल, जंप variation loading exercise, it is available to jump the weight of 1, ठीक है। 1% RM कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये बहुत पूछते हैं। 1% RM काफी बार हो चुका है वैसे। अच्छा ये हो चुका है तो ठीक है सर, तो ज्यादा करने नंबर ऑफ टाइम कि 1 RM कैलकुलेट करेंगे। अभी हाँ, मैं पूछता हूँ, whether penition angle can be changed through strength exercise. सर पेनिशन How many degrees can it be varied? Can you suggest any load dynamics to change the degree of penition? देखिए सर, पेनिशन जो एंगल है इट इज ये रिलेटिवली फिक्स होता है। अगर चेंज होगा तो भी इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू चेंज, बिकॉज द एंगल एज वेल एज अ मसल फाइबर अटैच टू द बोन। बोन में जो अटैच करती है मसल फाइबर, तो इसको चेंज करने इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, रिलेटिवली फिक्स होता है। ह्यूमन बीइंग एज ए ह्यूमन बीइंग जैसे जैसे हम लोग इवॉल्व हुआ है, ह्यूमन बीइंग जब जैसे इवॉल्व हुआ है उसके हिसाब से हमारे जो बनावट है इस तरीके का बनावट किया गया है जिसमें हमारे मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो थोड़ा कम है। व्हाट इज मैकेनिकल एडवांटेज? मैकेनिकल एडवांटेज एक टेक्निकल टर्म है जिसको हम बोलेंगे मैकेनिकल एडवांटेज माने इफोर्ट आर्म। मैंने एक वहां पे लीवर शो किया था, ये एक्चुअली बायोमैकेनिक्स का पार्ट है। तो लीवर का जो इफोर्ट आर्म, जहां पे इफोर्ट आर्म जितना लंबा होगा उतना ज्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यानी इफोर्ट, हाँ ठीक है, यानी अगर इफोर्ट आर्म और दूसरा रेजिस्टेंट आर्म, इफोर्ट आर्म लंबा होगा तो हम फोर्स ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने से टोटल बिकम एक वेट है और दूसरा उसका लेंथ है। लेंथ जितना लंबा होगा उतना हमको फायदा है। तो यानी इफोर्ट आर्म जितना लंबा होगा उतना अच्छा है। अगर इफोर्ट आर्म एक रेजिस्टेंट आर्म लंबा होगा तो प्रॉब्लम है। ह्यूमन का बनावट इस तरीके से बनावट ह्यूमन बीइंग जो है, हम लोग जो है इस तरीके से बनावट किया गया है कि हमारा जो टेक्निकल एडवांटेज नहीं है ज्यादा। इसका मतलब है कि इफोर्ट आर्म जो है वो उतना लंबा नहीं है हमारा। इसीलिए जो चिंपांजीज हुआ, जो गोरिल्ला हुआ, उनके हिसाब से हम लोग जो है ना, वी आर बोर्न टू बी इंड्योरेंस रनर, हम लोग को परसिस्टेंट रनर कहते हैं ठीक है। तो यानी इस तरीके से थोड़ा चेंज करने इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हमारी बनावट ही इस तरीके से किया गया है। थैंक यू। यस सर, यस सर, ये सब तो बेसिक। We will stop now. It's already 6:30 and questions are never ending. Questions खत्म नहीं होंगे। अच्छा, one thing is there, आपने you had spoken about a stretching and this thing, soft copy of that. Is that document available online? सर ये ऑनलाइन तो नहीं है सर। मैं साई इम्फाल में काम कर रहा था तब हम लोग ने कंपाइल करके बनाया था, तो साई इम्फाल में होगा।
ये Okay. 2000 सर इट इज 2000 कितना है 2013 के बाद व्हेन आई वाज वर्किंग एज ए स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर सो इट मस्ट बी अवेलेबल देयर तो वहाँ का डायरेक्टर सर है सर फ्रांसिस सर जो है मे बी ही मे बी एबल टू प्रोवाइड अगर उनके पास होगा तो मेरे पास तो नहीं है Okay. So today we had a very engaging session, I must say. और बहुत सारी चीजें आपने बहुत कम समय में कवर करना था, तो ये थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करना पड़ा. yes sir that's But you have explained the difference between strength and endurance very well. कि yes every coach should understand that strength training and endurance training are not same things. They are different things. जी जी सर कोचेज आप लोग इस बात का बहुत ध्यान दें कि ये दोनों चीजें सेम नहीं है. नहीं है बिल्कुल अलग अलग इनकी स्लाइड्स हैं, उसमें बहुत अच्छी तरह से सब कुछ एक्सप्लेन्ड है. अगर एक एक स्लाइड देखें आप, स्लाइड्स आपको सबको अवेलेबल होंगी. तो एक से सर दिस स्लाइड मेरे वाइफ ने मुझे हेल्प किया था स्लाइड को प्रिपेयर करने में. कल प्रिपेयर किया था. आई वाज मेरा ड्यूटी लगी है कोविड में सो मेरी वाइफ ये भी बता दें कि डॉक्टर साहब की ड्यूटी लगी हुई है कोविड-19 वार्ड में, तो इनके लिए लाइफ बहुत मुसीबत में है, नहीं लगी बहुत मुश्किल टाइम में है. और लेकिन फिर भी इन्होंने हमको लेक्चर, आई आस्क्ड हिम कि should I not have your lecture, but he was kind enough to still agree for the lecture. So I am very thankful to you, Dr. Barun. Very nice lecture, and we will have engagement, continuous engagement with you in different places. Dr. Sarla, would you like to say something? Yes, sir. It's been an excellent session, but I think you need to take one more session because I think it was a little more technical No for the coaches. yeah no problem. So there was a demand also. I feel one more session is required for the same thing, a little slow. Wonderful session. We will do Wonderful it session. Anytime. Okay, Dr. Majumdar, anything? Hi, Varun. Namaskar, sir. Sir is my teacher. So, Varun, I was wondering, because I have asked you for 15 minutes presentation 7 years back, and you have shown me 78 slides. I still remember that is a regulation of respiration. Yes, sir. So, yes, sir. Which we used to do earlier. I mean, I'm talking about 7-8 years back. Yes, So, sir. so Varun, I still remember that, and you pull us in such a way. I don't have any time to comment anything. So exhausted, but it was quite informative, and all of us really enjoy. And whenever I sincerely say that it is good, but I have sent a message to Commodore sir. Sir, ask him to just slow down a bit, because I know your habit. That's why I told. That's why I said that ask him to slow down. So sir has already told you. So it's otherwise, information wise, there is no dearth of information. You try their maximum to reach out to the people. And thank you very much, Varun. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Dr. Varun. Thank you very much. On behalf of all of us, I really thank you for taking an excellent session. And I will once again tell the coaches that all the slides are available on SAI website. I have shared the link a number of times. I will share the link again. And Dr. Barun, अभी मैं जरा थोड़ा exam के बारे में बात करूँगा, not about this session. A lot of people are asking questions about the exam. Exam मैं फिर से बता दूँ. Exam will be on 31st of May. It will be a 30 minutes एग्जाम. ऑनलाइन होगा ये एग्जाम, और 30 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें कि 10 क्वेश्चंस विल बी ऑन द इजी लेवल, 10 विल बी व्हाट वी कॉल एज रिकॉल लेवल. मतलब व्हाट एवर यू हैव हर्ड उसको आप रिकॉल करके उनका आंसर कर सकते हैं. 10 विल बी बेसिक एंड 10 क्वेश्चंस विल बी स्लाइटली टफ. उसके लिए आपको स्लाइड्स फिर से देखना पड़ेगा और अच्छी तरह से तैयारी करना पड़ेगा. और हम लोग ई सर्टिफिकेट भी देंगे एग्जाम का सबको,
और उसमें grading भी होगा. And all these things, once they are finalized, we are still finalizing with the National Testing Agency. The moment everything is finalized, I will share all the information with you. Hopefully by Monday or Tuesday, all this information, before we finish these classes on Wednesday, everything will be shared with you. Otherwise, it will be shared on the various groups which are there. But please don't worry, exam is only on 31st of May. Thank you very much. I will close the session. Tomorrow there is no session. We will now meet on Monday. Thank you very much.